एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं तो। और यदि आप भ्रमित रहना चाहते हैं और पोंगा पंडित बनना चाहते हैं तो आप इन सब लोगों की बातों को सुनो, क्योंकि उनकी सब बातें मैं कितने 20 साल से तो मैं नोटिस कर रहा हूँ, एक भी सही नहीं होती। नॉट ए सिंगल थिंग। जो भी बताते हैं 6 लाइन में आ गए, 5 लाइन में आ गए, अब ये तूफान मचने वाला है, तो आप इस तरह की मैंने बिगनिंग में ये बातें बता दी हैं जिससे कि आपका माइंड क्लियर हो। ये आपका डिवाइन वो है, इसके एस्ट्रोलॉजी में कुंडली को हम अपने ईश्वर को याद करके हमेशा कुंडली देखिए आप, और ईमानदार रहिए मन से। आपकी प्रेडिक्शन सरतियाँ आप सीख भी जाएंगे और सही भी जाएगी। तो मैं आज की क्लास बिगिन करता हूँ अभी। तो हमारा कोर्स है BNN कोर्स, बेसिक एंड एडवांस कोर्स फॉर प्रेडिक्शन। इसमें आप कामली रहें, पीसफुल रहें, बहुत आसानी से सारे लोग सीख कर जाएंगे। हम इसको आराम आराम से करेंगे, कोई बहुत जल्दी नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम आराधना कर लेते हैं जिससे आपका हमारा ये समय सही गुजरे। आप जो टाइम अपना लगा रहे हैं वो आप कुछ इसमें सीख कर जाएँ। तो जो एस्ट्रोलॉजी के जो भगवान हैं, ईश्वर हैं, वो गणेश जी हैं, तो उनकी आराधना से हम शुरू करते हैं। ओम गण गणपते नमः। तो अथर्ववेद के अंदर ये आता है, और केतु को हम ओकल्ट का गुरु मानते हैं। और केतु की जो रेमेडीज़ की बात कर रहे थे, जिसको भी केतु की रेमेडी करनी हो वो गणेश जी की आराधना करे तो केतु की रेमेडी हो जाती है। भृगु नंदी नाड़ी की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो हर एक तरीके की एस्ट्रोलॉजी के अंदर ये 3 चीज़ें होती हैं। आपकी कुंडली के अंदर 9 प्लैनेट्स होते हैं, 12 हाउसेज होते हैं और 12 साइन होते हैं। बस इन्हीं के कॉम्बिनेशन को हम पढ़ते हैं। इनके कॉम्बिनेशन को समझना ही प्रेडिक्शन करना है। तो इनके n नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, इतने कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं कि हम उनको फाइंड आउट नहीं कर सकते। तीनों को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 इंटू 12 इंटू 9, इतने कॉम्बिनेशंस इनके बन सकते हैं। तो कोई एक सेट सूत्र बन नहीं सकता, क्योंकि प्लेनेट भी आपके पहले 2 कंजक्ट होंगे, फिर 3 कंजक्ट होंगे, 4 भी कंजक्ट हो सकते हैं। कंजंक्शन के अलावा एस्पेक्ट भी होता है, एस्पेक्ट भी अलग तरीके से अलग अलग प्लेनेट एस्पेक्ट कर रहे हैं। तो जो ओवरऑल कॉम्बिनेशन जितने बन सकते हैं उनके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तो जो भी लोग इस तरीके के सूत्र देखते हैं कि 10th हाउस में इस राशि में वीनस बैठा हुआ है तो ये होने वाला है, तो उस तरह की चीज़ों से आप बचें। यदि आप मेरे साथ एसोसिएट हुए हैं तो इस तरह से कुछ भी नहीं होता। आपका वीनस कहीं भी बैठा हो, आपका शनि कहीं भी बैठा हो, अकेले के उसके किसी भी राशि में बैठने से आपकी लाइफ में कुछ भी इवेंट नहीं होने वाला है। ओवरऑल कुंडली को आपको एनालाइज करना पड़ेगा, एंड देन ओनली हम करेंगे। तो 9 प्लैनेट्स आपको मालूम है, वो आपके स्टार्ट होते हैं हमारे। सबसे पहले हमारा होता है सन, जिसको हम किंग बोलते हैं प्लानिटरी सिस्टम का। मैं बहुत बेसिक बातें भी बता रहा हूँ जो आपको हो सकता है बोरिंग लगे, पर मैं बताऊंगा। सन के बाद दूसरा होता है आपका मून, तो वो उसको हम रानी भी बोलते हैं प्लानिटरी सिस्टम की। तीसरे नंबर पर मार्स होता है, वो कमांडर इन चीफ होता है, तो उसके करेक्टरिस्टिक उसी से मिलते हैं। चौथे नंबर पर बुध होता है, मरकरी जो कि इनकी संतान है, जिसे हम प्रिंस बोलते हैं। 5वें नंबर पर आपका आता है जुपिटर, जिसे गुरु बोलते हैं, और गुरु है वो आपका एडवाइजर होता है, मिनिस्टर होता है। और भृगु नंदी नाड़ी में सब कुछ गुरु के इर्द गिर्द घूमता है, आगे मैं बताऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका वीनस, जो आपकी लाइफ की सभी सुख सुविधाओं को रिप्रेजेंट करता है, लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली लग्जरी आज के ज़माने में एक ज़बरदस्ती थोप दिया गया है, जो वीनस का लग्जरी से कोई लेना देना नहीं है। वीनस आपका शारीरिक सुख को रिप्रेजेंट करता है बेसिकली, और किसी लग्जरी को नहीं रिप्रेजेंट करता। हम सोचते हैं कि हमारा घर बहुत सुंदर है, वो वीनस से रिप्रेजेंट होगा। नहीं, घर का सुंदर होने से आपके शरीर के सुख से कोई लेना देना नहीं है। आपका घर कितना भी सुंदर हो सकता है, मगर आपको शरीर के अंदर बीमारी है तो वो वीनस कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए वीनस का यदि आप एक्चुअल मीनिंग समझना चाहते हो तो वीनस इज योर फिजिकल प्लेजर। बाकी जो चीज़ें एसोसिएट कर दी गई हैं आज के टाइम पर, हम जैसे एस्ट्रोलॉजर ने कि बहुत खूबसूरत घर, बहुत बड़ी गाड़ी, तो मैं भी बीच बीच में हालांकि बोलूँगा जैसे मान के चलते हैं, पर वो प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। व्हीकल से कोई लेना देना नहीं है वीनस का। वीनस फिजिकल प्लेजर को रिप्रेजेंट करता है, उसी का कारक है, आप ध्यान से समझेंगे। इसके अलावा वो और किसी प्लेजर का कारक नहीं होता। इसके बाद सैटर्न होता है, जिसे कि हम बाकी एस्ट्रोलॉजी के अंदर सारे पाप सैटर्न के हिस्से में डाल दिए गए हैं। सभी एस्ट्रोलॉजी की रोजी रोटी सैटर्न के भरोसे चलती है, मगर BNN के अंदर सैटर्न वन ऑफ द बेस्ट प्लेनेट होता है, क्योंकि ये यहाँ पर मैं आगे बताऊंगा कारोबार का और आपके प्रोफेशन का कारक होता है। हालांकि ये प्रॉब्लम्स तो देगा, क्योंकि इसका काम ही है, आपका कर्म फल दाता है हर एक तरीके की एस्ट्रोलॉजी में। तो उन लोगों को प्रॉब्लम देगा ही जिन लोगों ने खराब कर्म किए हैं।
और जिन्हें पता है फिर भी वो खराब कर रहे हैं। वीनस आपकी सैटर्न आपको जैसे भी कर्म है उसकी ड्यूटी है उस कर्मों के हिसाब से आपको फल देना, इसलिए उसको नेगेटिव प्लेनेट माना जाता है। मगर एक्चुअली सैटर्न भृगुनंदी नाड़ी में वन ऑफ द बेस्ट प्लेनेट है, क्योंकि आपके प्रोफेशन का कारक है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे दो और प्लेनेट जिन्हें हम जानते हैं राहु एंड केतु। वो नोड्स हैं, प्रैक्टिकली उनकी कोई लॉर्डशिप नहीं होती, जैसे हम बोलते हैं ना उच्च के होते हैं ना नीच के होते हैं। तो साइंटिफिकली यदि आप सोचोगे तो आपको पता चल जाएगा लॉर्डशिप हो नहीं सकती, क्योंकि वो कुछ है ही नहीं। लॉर्डशिप तो उस चीज की होती है जो कुछ हो, वो तो एक लग्न जैसा आपका एक बिंदु होता है कुंडली में, ऐसे ही राहु केतु है। इसके अलावा राहु केतु कुछ भी नहीं होते हैं। वहां पर आपका ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। सन और आपका जो अर्थ और मून का जो ऑर्बिट है वो कट करता है, उन पॉइंट को बोलते हैं। तो दोनों के ऑर्बिट कट करते हैं तो वह मैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत हाई होता है, तो उनके आसपास जो भी प्लेनेट होता है उस पर उस ग्रेविटेशनल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का असर पड़ता है। इसलिए राहु केतु के पास जब भी कोई प्लेनेट जाता है तो उसके सिग्निफिकेशंस को हम थोड़ा खराब तरीके से देखते हैं। मगर उनकी लॉर्डशिप प्रैक्टिकली हो नहीं सकती, यदि शास्त्रों में भी लिखा हुआ है तो वो फिजिक्स और साइंस के बेसिस पर वो लॉर्डशिप करेक्ट नहीं है। अब देखते हैं हम यहाँ पर आपके 12 हाउसेस में से आपको पता है कुंडली के 12 हाउस होते हैं। यहाँ पर हम भृगुनंदी नाड़ी में किसी भी हाउस की बात नहीं करेंगे। तो आप सभी को मैं बता देता हूँ, हाउस वर्ड आपने बोलना नहीं है पूरी भृगुनंदी नाड़ी कोर्स में। आप कभी नहीं कहोगे कि ये प्लेनेट किस हाउस में है, केवल आप राशियों की बात करोगे। तो आपको मालूम है यहाँ पे 12 तरीके की राशियां होती हैं, सभी के करैक्टरिस्टिक होते हैं। वो अब आपको मैंने बेसिक जिनको कराया था उन्हें मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया था, मगर अब आपको फोकस करना पड़ेगा। सभी 12 राशियों के करैक्टरिस्टिक आपको पता होने चाहिए कि एरीज साइन है उसके क्या करैक्टरिस्टिक होते हैं, सभी तरीके से मालूम होना चाहिए। राशियों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि ये चर राशि होती है जैसे एरीज साइन, साथ में फायर तत्व की भी राशि होती है, ये भी हमें मानकर चलना है। फर्दर ये आपका जितने भी इसके करैक्टरिस्टिक होते हैं कि जो मेष राशि में और क्या करैक्टरिस्टिक होते हैं, इसका सिंबल क्या होता है, आपका मेंढा होता है, रैम जिसे बोलते हैं, तो उस तरीके के इसके करैक्टरिस्टिक होंगे। फायर तत्व की है तो जब एरी साइन है वो उसके अंदर कोई भी प्लेनेट जाएगा तो वो प्लेनेट का एनवायरमेंट उस तरीके का होगा। एक्चुअली यहाँ पर राशि किसी भी एस्ट्रोलॉजी में जब हम कहते हैं ना कि ये उच्च का है, नीच का है, शत्रु राशि में है, तो उसका मीनिंग क्या है, हम उसको रटे लेते हैं। मीनिंग का मतलब ये होता है कि उस प्लेनेट का एनवायरमेंट अच्छा या बुरा है। यदि वो उच्च की राशि है, उच्च की राशि का मतलब वो अपनी बेस्ट पोजीशन में जाकर बैठा हुआ है। अब किसी भी प्लेनेट को अपनी बेस्ट पोजीशन में जाकर बिठा दोगे या हमें अपने कंफर्टेबल उसके जोन के अंदर यदि हम जाएंगे तो हमको जो भी ड्यूटी दी गई है उस ड्यूटी को हम बहुत बेहतरीन खूबसूरत तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि हमें किसी तरीके का कष्ट नहीं है, सभी तरीके की सुख सुविधाएं हैं। सपोज मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ तो मेरे पास सारी मशीनरी और सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो इस तरीके से हम उसको मानकर चलेंगे। जब आपका एनवायरमेंट होता है राशि ऑलवेज, तो राशि की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाली है। तो हर एक राशि के आपको करैक्टरिस्टिक पता होने चाहिए। मैं वीडियोस भी जनरली डालता रहता हूं, मैं फिर इस ग्रुप पर डाल दूंगा जिसके अंदर मैंने प्रैक्टिकल करैक्टरिस्टिक बताए हैं। तो राशि का मतलब आप समझ लीजिए किसी भी तरीके की एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं। उच्च का मतलब क्या होता है, नीच का मतलब आप बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में बैठे हुए हैं। नीच का मतलब आपको कोई भी सपोर्टिव सिस्टम नहीं है, आप ऐसी जगह चले गए हैं जहाँ ना आपको भाषा समझ में आती है, ना आपको खाना समझ में आता है, ना आप कुछ कर सकते हो, आपको बेड़ियों के अंदर बांध दिया गया है और इस तरीके से आप कोई भी फल रिजल्ट देने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं हो, कुपित बैठे हुए हो और परेशान हो, तो आप कोई भी काम कंफर्टेबली नहीं कर पाओगे। इसी तरीके से ओन साइन में जैसे आप अपने घर के अंदर बैठे हो तो रिलेटिवली कंफर्टेबल होते हो और एनिमी साइन के अंदर आप अनकंफर्टेबल होते हो। तो राशियां एक्चुअली एनवायरमेंट को बताती हैं। आप दुनिया की कोई सी भी एस्ट्रोलॉजी कर लीजिए, राशि की इसके अलावा और कोई इंपॉर्टेंस होती नहीं है कि उस प्लेनेट कैसे एनवायरमेंट है। अब एनवायरमेंट के कई हिस्से हैं, ये मैंने बताया जैसे एक्सोल्टेशन। एक्सोल्टेशन ही एक्सोल्टेशन नहीं है, आपको यह भी देखना है कि उस राशि का नेचर कैसा है। वो राशि यदि द्विस्वभाव राशि है, यदि वो स्थिर राशि है, वो यदि आपकी चर राशि है, उसके हिसाब से प्लेनेट का बिहेवियर बदलेगा। वो फायर तत्व की राशि है या वो वाटर तत्व की राशि है, उस हिसाब से भी प्लेनेट का बिहेवियर बदलेगा। कि आपका एक पर्टिकुलर प्लेनेट यदि आपका फायरी प्लेनेट है, वो वाटर तत्व की राशि के अंदर जाकर बैठ गया, चाहे वो उसकी मित्री राशि हो, उतना कंफर्टेबल नहीं होगा। जैसे सूर्य आपका फायर तत्व का प्लेनेट है, 4, 8, 12 तीनों राशियां सूर्य की मित्र राशि है, मगर सूर्य कंफर्टेबल नहीं होगा इन तीनों राशियों के अंदर। मित्र राशि होने के बाद भी कंफर्टेबल नहीं होगा। अभी देखिए आपका मार्स है, मार्स की 2 राशि है 1 और 8।
उसकी मूल त्रिकोण 1 बोली है, 8 नहीं बोली है। रीजन क्या है, मूल त्रिकोण 1 क्यों है, कंफर्टेबल क्यों है, फायर तत्व का प्लेनेट है, फायर तत्व की राशि 1 है, और उसकी जो 8 साइन है वो जल तत्व की राशि है। अपनी राशि होते हुए भी उसमें ना ही तो कोई प्लेनेट उच्च का होता है 8 साइन के अंदर, खुद भी नहीं होता, और ना ही वो मूल त्रिकोण राशि होती है आपकी। तो इस तरीके से वो एनवायरमेंट इन मल्टीपल फैक्टर्स के ऊपर आपका डिपेंड करेगा। तो राशियों को आपको अच्छे से समझना है। आगे मैं एनवायरमेंट की यहाँ पर लेटर ऑन बात करने वाला हूँ। बेसिक कंसेप्ट क्या है कि हम किस तरीके से इस धरती धरा पर, पृथ्वी पर पैदा होते हैं। तो आपको मालूम ही है कि पूर्व जन्म कर्मा डिसाइड करते हैं। आपका जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से 5वां भाव डिसाइड करता है। कर्मा थ्योरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड व्हाट इज कर्मा थ्योरी? जो मैं जितनी भी चीज़ें बोल रहा हूँ, आप सब चीज़ों को थोड़ा फोकस करके ध्यान रखिएगा। मैं इंटेंशनली बोल रहा हूँ, आप ये मत समझना आपको पता होंगी, मगर मैं यहाँ पर BNN के अंदर इंटेंशनली बोल रहा हूँ। इन सब चीज़ों को यूटिलाइज हमें करना है। कर्मा थ्योरी आपको पता होगा, और आपने सभी में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ा होगा। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कहता है एवरी एक्शन हैज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो न्यूटन लॉ में हम ये कहते हैं कि कोई भी आपने कर्म किया, उसका इमीडिएटली आपको रिएक्शन मिल जाएगा उसी समय पर। मगर हमारी जो एस्ट्रोलॉजी में कर्म थ्योरी ये कहती है कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं, वो कर्म आपके यूनिवर्स के अंदर चले गए, उनका आपको रिएक्शन होना है, मतलब आपको फल मिलना है। मगर वो कब मिलेगा ये अब डिसाइडेड नहीं है, उसके लिए हमें टाइम करना पड़ता है, और वो आपका विधाता पे डिपेंड करता है। मगर मिलेगा जरूर, इसी पर बेस्ड पूरी की पूरी थ्योरी है, उसे हम कर्मा थ्योरी बोलते हैं। मैंने किसी को आज गाली दे दी और मैं सोच रहा हूँ कि कुछ नहीं हुआ, ये तो चुपचाप सुन के चला गया, उस गाली का मुझे परिणाम जरूर मिलने ही वाला है। मैंने किसी के साथ बुरा किया और मैंने सोचा कि ये तो चला गया, कुछ भी नहीं हुआ, 15 दिन नहीं आया, वो 15 साल बाद लौट के आएगा। तो कर्माज ऑलवेज रिटर्न्स, ये हमें माइंड के अंदर बिठा लेना चाहिए। और सारी एस्ट्रोलॉजी की रेमेडी यही है। जो रेमेडीज पूछते हैं उसको एक ही सूत्र बता सकते हो, कर्मा रिटर्न्स। यू वर्क ऑन योर कर्मास। अच्छे कर्म करोगे तो वो भी रिटर्न होंगे, आपकी हर चीज से आपको निदान मिलेगा। और यदि खराब कर्म करोगे तो वो भी रिटर्न होंगे। तो आप जितनी मर्जी पूजा कर लीजिए, पाठ कर लीजिए, नारियल फेंक लीजिए, कोयला फेंक लीजिए, दिया जला लीजिए, दुआ कर लीजिए, और जो मर्जी मंत्र पढ़ लीजिए, कुछ भी नहीं होगा यदि आपने अपने कर्मास पर काम नहीं किया है। तो आप जब भी कोई रेमेडी पूछता है तो इसके अलावा कोई दुनिया में रेमेडी एग्जिस्ट करती नहीं है। अब आप भ्रमित रहते हो तो रहें कि आपने यदि अपने कर्मास पर काम करना जिस दिन शुरू कर दिया, आपकी लाइफ पूरी तरीके से बदल जाएगी। और लाइफ बदलने का मतलब पैसा आना नहीं होता, मेंटल पीस होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, आपका जो किसी भी इंसान का जो शरीर बना होता है, वो आपका उसको मार्स रिप्रेजेंट करता है, देह या बॉडी को, और सन सूर्य आत्मा को रिप्रेजेंट करती है। तो जब विधाता डिसाइड करता है कि आपको ये भोगने के लिए इस जन्म के अंदर के कोई भी इंसान के फॉर्म में जन्म हुआ है, वो सोचता है कि मैं सुखी हो जाऊं, तो वो इम्पॉसिबल है। कोई भी इंसान बना है तो वो सुखी होने के लिए बना ही नहीं है, वो एक्चुअली उनको जो कर्म है उनको भोगने के लिए आया है। भोगने का मतलब वो अपने सहन करने के लिए आया है। कोई भी सुखी नहीं हो सकता दुनिया के अंदर, ये आप मान लीजिए। तो मार्स, जब हम यहाँ पर जन्म लेते हैं तो मार्स जो प्लेनेट है वो आपकी देह को रिप्रेजेंट करता है, और सन उसकी आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। इन दोनों के मिलन से आपका शरीर बनता है। और जब हमारा शरीर बनता है तो उसके अंदर आपको पता है कि एक बच्चा पैदा होता है तो उसको डॉक्टर उल्टा करके मारता है पीछे से, और वो रोने लग जाता है, क्राई जिसे हम बोलते हैं। वो उसके अंदर प्राण वायु आती है, और प्राण को एक्चुअली आपका जुपिटर रिप्रेजेंट करता है, जिसे हम जीव बोलते हैं। तो यहाँ पर आपके प्राण आप हैं। तो जब भी हम किसी पर्सन के बारे में बात करेंगे, प्राण ही महसूस करते हैं। ध्यान रखना, आप सोचते हो आपकी बॉडी महसूस करती है, नहीं, आपकी बॉडी एज इट इज पड़ी रहेगी। यदि इसके अंदर से प्राण निकाल दिया जाए तो कोई इंसान कुछ भी महसूस नहीं करेगा। तो आप जो आपका जीवन है वो इस जुपिटर का जीवन है, प्राण का जीवन है। देह आपको मिली जरूर, वो एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है। देह तो ऐसे ही है जैसे आपका मकान पड़ा हुआ है। अब मकान को आप कुछ भी कर लीजिए, वो थोड़ी महसूस करेगा, उसके अंदर रहने वाले व्यक्ति को महसूस करना पड़ेगा। ऐसे ही आत्मा भी कुछ महसूस नहीं करती, वो ना कट सकती है, ना आपकी जुड़ सकती है, ना जल सकती है, ना मिट सकती है, ना उसको कोई कष्ट होता है। तो आत्मा भी कुछ महसूस नहीं करती। जो भी महसूस करता है जीव महसूस करता है, जुपिटर महसूस करता है। तो यहाँ पर भृगुनंदी नाड़ी के अंदर जीव को ही सब कुछ माना जाता है। जुपिटर ये जीव कारक है। आप जो है आपके अंदर जीव का मतलब आपकी फिजिकल बॉडी नहीं है, जो आपके अंदर महसूस करता है, जिसे आप कहते हो कि मैं जिंदा हूं। और जिंदा होने का मतलब आपकी जो प्राण वायु है उसी को हम जुपिटर मानकर चलेंगे। तो जो भी सफरिंग होंगी वो जुपिटर की होंगी, आपके शरीर की सफरिंग नहीं होगी। शरीर एक मीडिया होगा मगर सफर जुपिटर ही करेगा। अब जब हम जीव ले लेते हैं, रोल ये हम फर्स्ट कराई कर ली हमने, विधाता ने शरीर बनाया माँ बाप के थ्रू,
उसके अंदर आत्मा आ गई आपकी, हम बाहर आ गए, और इसके बाद हमने प्राणवायु ले ली और एक हमारा शरीर बन गया। अब यहाँ आगे आएंगे आपके, देखिए मून, मरकरी, वीनस और सैटर्न, बाकी चारों प्लेनेट का लेना देना है। मून आया सबसे पहले, देखिए आपकी माता, मरकरी आपके कजन, बहन, भाई, रिश्तेदार, फ्रेंड्स, वीनस जिसको हमने कहा शारीरिक सुख, और सैटर्न आपका हुआ कारोबार, काम, जिसे वीनस को आप लग्जरी बोलते हो। ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी के अंदर आएंगी ही आएंगी। आज के ज़माने में भी आती हैं, पुराने ज़माने में भी आती थी। जो बॉर्न होता था उसकी मदर होती थी, उसके कज़न या बहन भाई हुआ करते थे, उसको किसी तरह की कुछ ना कुछ शारीरिक या फिजिकल उसको प्लेजर मिलता ही था उस समय पर भी, और वो कुछ ना कुछ कारोबार किया करता था। तो आज के टाइम पर भी करता है, और जब वो जंगल में रहता था, गुफा में रहता था, तभी भी ये सिस्टम में कोई बदलाव नहीं था। बदलाव था इसके आगे के सिस्टम में हुआ है सारा। ये आगे जाके मीट करते हैं राहु एंड केतु को, और सारा जो आपका खेल बिगाड़ रखा है वो राहु केतु ने बिगाड़ रखा है। व्हाट इज राहु? राहु को बेसिकली यहां पर बिगिनिंग ऑफ एवरीथिंग बोलते हैं। अच्छी बुरी सब चीजों की जो शुरुआत है वो राहु है, इट इज द बिगिनिंग, और केतु इज द एंड ऑफ एवरीथिंग। तो यहां भृगुनंदी नाड़ी में ये दो कंसेप्ट आपके दिमाग के अंदर आप बैक ऑफ माइंड हमेशा चल के रखना। इसके अंदर जो मैं चीजें बोल रहा हूं उन्हें आप जितना ज्यादा ध्यान रखोगे उतनी ज्यादा आपकी प्रेडिक्शन सिंपल होगी। बातें मैं वही बोल रहा हूं जो सब आपको पता है, मगर आपको ये ध्यान रखनी है कि राहु इज द बिगिनिंग ऑफ एवरीथिंग। कोई नशे की लत में पड़ेगा तो भी राहु होगा, कोई नया बिजनेस करेगा तो भी राहु होगा, किसी के खराब दोस्त होंगे तो भी राहु होगा, किसी को पिक्चर देखने का शौक होगा तो भी राहु होगा, किसी को रिश्वत लेने का शौक होगा तो वो भी राहु ही लेकर आएगा। तो राहु इज द बिगिनिंग ऑफ एवरीथिंग एंड केतु इज द एंड, डिटैचमेंट, सब चीजें खत्म करेगा वो, आपका कारोबार भी खत्म करेगा केतु। तभी तो आपको मुक्ति मिलेगी। एंड कब होगी लाइफ का? जब आपको सब चीजों से आप डिटैच हो जाओगे। कारोबार कर रहे हो, क्या फायदा है, क्यों करूं, नहीं करता, पड़ा रहूंगा घर में, रोटी तो मिल ही जाती है, कारोबार हट जाएगा आपका। आप कुछ और कोई काम कर रहे हैं तो उससे हर चीज से आपको डिटैच करेगा, मदर से, फादर से, फ्रेंड से, सब चीज से डिटैच करता है केतु। तो यहाँ पर जो राहु और केतु है बेसिकली क्या है कि ये आपके हर जगह पर एग्जिस्ट करते हैं। राहु केतु वो है जो शास्त्रों के हिसाब से जो ना कभी जो चीज पास्ट में नहीं थी और फ्यूचर में होगी भी नहीं, वो राहु केतु हैं। करंट में जो दिखते हैं, हम माया में जीते हैं, हमें जो दिखाई दे रहा है वो सब कुछ माया है, उनमें कोई भी चीज एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती। हम जिस चीज के पीछे भागते हैं वो माया है। यदि ये चीज एग्जिस्ट करती तो हमारे साथ आती और हमारे साथ जाती। तो जो हम बीच में जो भी चीज कलेक्ट करते हैं, जिसके पीछे भागते हैं, जन्म से लेके मरण तक, वो सब कुछ माया है, वो सब यहीं रह जाता है। वो हमारे जन्म से पहले भी हमारे पास नहीं था और हम हमारे मरण के बाद भी हमारे पास नहीं होगा। और ये सारा खेल राहु और केतु का है। तो हमारी जिंदगी के अंदर आप देखते हो कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं, वास्तु के अंदर, एस्ट्रोलॉजी के अंदर, हर चीज के लिए राहु केतु को रेस्पॉन्सिबल बना देते हैं। और उसका रीजन ये होता है कि आपकी सभी परेशानियों की वजह राहु और केतु है। इसके अलावा कोई भी प्लेनेट आपकी परेशानियों की वजह नहीं है। राहु केतु क्या है? राहु आपके अंदर डिजायर क्रिएट करता है, इल्यूजन क्रिएट करता है। इल्यूजन क्या है? जिसे आप कहते हो ना, इच्छा, एम्बिशन होनी चाहिए इंसान में। बड़ा डायलॉग होता है आजकल, एम्बिशन होनी चाहिए। एम्बिशन इज नथिंग, राहु जो जितना एम्बिशियस है राहु उसकी लाइफ के अंदर उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रहा है। राहु उसको चैन ही नहीं लेने देगा, और जो एम्बिशन खत्म हुई तो वो केतु आ गया, वो कुछ भी नहीं करने देगा। तो ये राहु और केतु दो एक्सट्रीम एंड है आपके एम्बिशंस के। जो लोग हमेशा बड़ी बड़ी बातों के लिए सोचते रहते हैं और बड़ी बड़ी बातों का एंड में तो कुछ भी नहीं निकलना होता, वो सब राहु का गेम होता है। जो 11th हाउस है वो आपका राहु है दूसरे तरीके का। तो हमारी जिंदगी के अंदर जो भी एग्जिस्ट करेगा, जो भी चीज़ हम स्टार्ट करेंगे वो राहु स्टार्ट कराएगा, और जो भी चीज़ एंड होगी वो केतु एंड करेगा। तो यहाँ पर हम राहु केतु के जब कंजंक्शन आएंगे तो आपको ये बातें समझ में आएंगी कि हम किस तरीके से इसे देखने वाले हैं। इंट्रोडक्शन पे आए अभी हम, तो मैं थोड़ा सा जो बढ़ा के इसको बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है आपको, और आप जितना इसको बेटर वे में समझेंगे, कोशिश मेरी यही है, तो उससे आपको एक कंसेप्ट फंडा क्लियर होगा। और भृगुनंदी नाड़ी कुछ नहीं है, आपको यदि अपने फंडा समझ में आ गया आपको, तो आप प्रेडिक्शन तो आप अपना चुटकियों में कर दोगे। तो ये भृगु और नंदी नाड़ी थी। तो नाड़ी की वो भी मैं बता देता हूँ कि ये जो एस्ट्रोलॉजी है ये इसके जनक भगवान शिव जी हैं, और पार्वती जी ने एक बार ऋषियों को कुछ कुंडलियां दी और उनसे रिलेटेड जो सप्त ऋषि थे कुछ इवेंट बताए। तो सप्त ऋषियों ने जो अपने उस टाइम पर जो भी लिखने के लिए ज़्यादा नहीं होते थे, वो होते थे आपके पेड़ों की पत्तियां होती थी, उन पर जो लिखे उसी को नाड़ी एक्चुअली बोला जाता है, और उन्हीं को हम आज पढ़ते हैं। तो अराउंड मल्टीपल टाइप 85 टाइप की नाड़ी है, जिसमें 75 टाइप की नाड़ी तो
फैमिली उसमें है, लीगेसी में है कि बेटे के बाद उसका पिता के बाद बेटा, उसका बेटा, तो वो पब्लिक डोमेन में नहीं है, मगर 8-10 तरह की नाड़ी पब्लिक डोमेन में है। तो उसमें आरजी राव जो एक साउथ इंडियन वो थे, उन्होंने क्या किया कि 2 नाड़ी थी, एक भृगु नाड़ी थी, एक नंदी नाड़ी थी, और इन दोनों नाड़ियों को उन्होंने कंबाइन करके और बनाया, और भृगु नंदी नाड़ी के इन्वेंटर वही है आरजी राव जी। और आरजी राव जी की एक बुक आती है, उसके अंदर उन्होंने 500 चार्ट्स दिए हुए हैं। तो वो 500 चार्ट्स उनको एक्चुअली डीकोड करना क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड है, और लोगों ने अपने अपने हिसाब से डीकोड किया हुआ है। मगर आप इसको कोर्स को करने के बाद उन्हें ज़रूर पढ़ें, तो उसमें से आपको बहुत ज़्यादा, तो 90% चीज़ तो समझ में नहीं आएंगी, मगर 10% भी समझ में आ गई तो आप बहुत ज़्यादा प्रेडिक्शन कर पाएंगे। क्योंकि वो जो एक तो उसकी जो डीकोडिंग है, मैं पहले से ही डिस्क्लोज कर देता हूँ कि आप में से बहुत लोग लेंगे, बहुत लोगों पे होगी, वो एक्चुअली आज के देशकाल पात्र के हिसाब से नहीं है। देशकाल पात्र ऐसा है क्योंकि आज सारी परिस्थितियां बदल चुकी हैं। उस समय पर धन गाय भैंसों से देखा जाता था, बहन भाई 5, 7, 10 भी हो सकते थे, तो वो चीज़ें आज के डेट में एग्जिस्ट करती नहीं है। इसलिए उसकी जो डीकोडिंग है उसको थोड़ा और इंटरप्रेट करने की जरूरत है। आज के समय के हिसाब से उतनी वो सिग्निफिकेंट नहीं है, ये मैं पहले बता देता हूँ। अब ये पूरी नाड़ी बेस किस पर है? इट इज बेस्ड ऑन सिग्निफिकेशन ऑफ प्लैनेट्स। आपको प्लैनेट्स के कार्यकत रटे होने चाहिए, जितने ज़्यादा आपको पता होंगे उतनी ज़्यादा प्रेडिक्शन आप दे पाएंगे। ये बेस्ड है ऑन ट्राइन, ट्राइन मैं बताऊंगा, त्रिकोण जिसे बोलते हैं हम, उस पर बेस्ड है। डायरेक्शंस पर बेस्ड है, वो भी मैं आपको बताऊंगा आज ही की क्लास में हो सका तो। कंजंक्शन, युति पर बेस्ड है पूरी भृगु नंदी नाड़ी। युति वो नहीं होती जो कि हम और किसी तरीके की एस्ट्रोलॉजी में करते हैं, यहाँ पर अलग तरीके की युति होगी। प्रोग्रेशन पर बेस्ड है। प्रोग्रेशन क्या होता है? आप ट्रांजिट पढ़ते हो, प्रोग्रेशन ट्रांजिट नहीं होता। प्रोग्रेशन के अंदर हम क्या करते हैं, एक कुंडली के बाकी सभी ग्रहों को फिक्स रख देते हैं और एक पर्टिकुलर प्लेनेट को चलाते हैं। और चलाना फिक्स होता है, एक्चुअल में नहीं मूव करता वो। हम एक फिक्स, जैसे हम मान लेते हैं कि भाई जुपिटर एक राशि में 1 साल रहता है, तो जुपिटर को हम एक राशि में मान लेंगे, अगले साल उससे अगली राशि में मान लेंगे। एक्चुअल में वो जा नहीं रहा है, उसका ट्रांजिट से कोई लेना देना नहीं है। तो जिस भी प्लेनेट की प्रोग्रेशन हम स्टडी करते हैं, केवल उसी प्लेनेट को मूव कराते हैं, बाकी सभी प्लेनेटों को हम फिक्स कर देते हैं। फिर इसमें ट्रांजिट को मैं बहुत डिटेल में कराऊंगा, यहाँ पर एस्पेक्ट की भी यहाँ पर बात करेंगे, तो ये एस्पेक्ट भी डिफरेंट है, आपका वैदिक वाला एस्पेक्ट नहीं है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ट्रांजिट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जुपिटर, सैटर्न, राहु, केतु। मैं बताऊंगा सभी के, मगर ये चारों ट्रांजिट हर तरीके की एस्ट्रोलॉजी में इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे कि जुपिटर इस प्लेनेट पर ट्रांजिट करेगा तो क्या होगा, इस पे करेगा तो क्या होगा, इस पे करेगा तो क्या होगा। सभी प्लेनेट पर जुपिटर का ट्रांजिट स्टडी करेंगे। इसी तरीके से सभी अलग अलग प्लेनेट पर सैटर्न का ट्रांजिट स्टडी करेंगे। और फॉलोशिप टेक्निक होती है, उसको हम यहाँ पर बताएंगे, कौन प्लेनेट किसे फॉलो कर रहा है, और उसके बेसिस पर यहाँ पर हम आगे चल के बात करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट फर्दर, इन दिस लग्ना इज नॉट यूज्ड, कोई लग्न नहीं होती, ठीक है। आपकी कुंडली को कहीं से भी घुमा दीजिए आप, कोई भाव नहीं होता, कोई लग्न नहीं होती भृगु नंदी नाड़ी के अंदर। आपके सारे 12 भाव बराबर हैं, सारे कहीं पे भी किसी को भी रख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इसमें। और उस कुंडली को कितना ही घुमा दीजिए आप, रोटेट कर दीजिए, और भावों से कोई लेना देना नहीं, केवल इसके अंदर है राशि और उसके अंदर बैठे हुए प्लेनेट। ऑल द चार्ट स्टार्ट फ्रॉम एरीज। कर लीजिए, आपकी इच्छा है, जैसी कुंडली है वैसे रख सकते हो। सभी कुंडलियों को बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रोटेट कर लेते हैं और एरीज को ले आते हैं लगन में, जिसे आप लगन बोल रहे हो। यहाँ पे अलग ही लगन नहीं होती, जो ऊपर ऊपर का हाउस है उसके अंदर एरीज ले आते हैं, कई लोग जुपिटर ले आते हैं। आप जैसे मर्जी का चाहो कर सकते हो, वो आगे मैं क्लैरिफाई कर दूंगा। नवांशा इज नॉट यूज्ड इन द एंड, आरजी राव यूज्ड इट बट विल नॉट यूज इट। नवांशा यूज नहीं किया था आरजी राव जी ने, तो जब वो आखिरी समय में वो 6 महीने से उन्होंने यूज करना शुरू किया था, तो उसमें बहुत ज्यादा वो रिसर्च नहीं है। फर्दर, नो रेमेडीज इन दिस एज पर आरजी राव, ओनली फ्यू स्पिरिचुअल रेमेडीज आर देयर। ठीक है, तो कोई भी रेमेडी नहीं होती, केवल कुछ फ्यू स्पिरिचुअल रेमेडीज हैं जो मैं जनरली बोलता रहता हूँ, मैं वैसे ही बता दूंगा उन्हें। व्हाट इज भृगु नंदी नाड़ी एंड हाउ टू मेक क्विक एंड एक्यूरेट प्रेडिक्शन थ्रू इट। तो फिर से वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, भृगु नंदी नाड़ी इज ए ब्रांच ऑफ नाड़ी एस्ट्रोलॉजी विच इज डेवलप्ड बाई श्री आरजी राव जी। इट इज कंपाइल्ड technique of prediction which came after research on Bhrigu Nandi and Bhrigu Nadi and Nandi Nadi. In this system you don't need to read any दशा नहीं रीड करनी है आपको, जिसमें सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। डिविनल चार्ट रीड नहीं करने हैं, जिसमें दूसरी परेशानी होती है। इवन यू डोंट नीड एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ, जन्म समय की भी जरूरत नहीं है।
लग्न है ही नहीं तो जन्म समय की क्या जरूरत है, क्योंकि बाकी लग्न का ही सारा खेल है। लग्न ना माननी है ना है, तो आपका यदि बर्थ टाइम गलत भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई आदमी ऐसा आता है कि मेरा इस तारीख को जन्म हुआ है, आप भृगुनंदी नाड़ी के बेस पर उसके बारे में बहुत सारी बातें बता दोगे और वो एग्री कर जाएगा सब बातों पर। इवन विदाउट ऑल दीज थिंग्स यू कैन मेक ए एक्यूरेट प्रेडिक्शन। अब ये एक्यूरेट वर्ड जो है ये डिपेंड करता है कि एस्ट्रोलॉजर कौन है। ओनली थ्रू D1 चार्ट, लग्न चार्ट, यू कैन गिव n नंबर ऑफ प्रेडिक्शंस along with their timings। तो टाइमिंग्स भी हम बताएंगे। दिस सिस्टम इज सो सिंपल दैट इवन ए न्यू कमर कैन मेक स्टनिंग प्रेडिक्शंस विद इन फ्यू वीक्स। तो हम भी वही करने की कोशिश करेंगे और इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। देखिए इसमें है कारकत्व इस ऑफ प्लेनेट आर इंपॉर्टेंट, जो मैं आगे बताऊंगा। अभी कारकत्व यहाँ पे इंपॉर्टेंट होंगे जिनकी बात करेंगे। ये 12 की 12 राशियां हैं जिनकी मैंने आपको बात की थी। इनके आपको सिंबल भी पता होने चाहिए कि एरीज का सिंबल है, टॉरस का सिंबल है। इससे आपको एनवायरनमेंट पता चलेगा। टॉरस एक फिक्स राशि है, बुल को रिप्रेजेंट कर रही है, तो हटी है ये एक्चुअली, जल्दी से मानेगा नहीं। ऐसे ही ये जेमिनाइन है या 2 फीमेल हैं आपका, तो ये टॉकेटिव राशि होती है। कैंसर साइन है। इस तरीके से आपके जो भी 12 राशियाँ हैं वो हमें पता होनी चाहिए कौन सी राशि क्या है और उसके करेक्टरिस्टिक क्या हैं। तो उसके लिए मैं आपको वीडियो 1-2 मैंने पहले भी दिए थे, पर मैं फिर इस ग्रुप पर डाल दूंगा, उन्हें ज़रा देख लेना, उससे काम चल जाएगा। यहाँ पर इनकी लॉर्डशिप दी हुई है मैंने। तो यहाँ पे एरीज है, उसकी लॉर्डशिप मार्स की है, और दूसरा आपका स्कॉर्पियो की लॉर्डशिप मार्स की है। टॉरस की लॉर्डशिप वीनस की है, फिर लिब्रा की लॉर्डशिप वीनस की है। जेमिनाइन की लॉर्डशिप मरकरी की है और वर्गो की लॉर्डशिप मरकरी की है। कैंसर की लॉर्डशिप मून की है और लियो की लॉर्डशिप सन की है। जुपिटर की लॉर्डशिप है आपका सजिटेरियस एंड पाइसेस, और सैटर्न की लॉर्डशिप आपकी कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस है। ये सारी चीज़ें आपको पता है। सिग्निफिकेशंस ऑफ प्लैनेट ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं मल्टीपल वे में यहाँ पर सिग्निफिकेशंस आपको बताऊंगा। मेन सिग्निफिकेशन ऑफ प्लैनेट्स इन BNN, जो मेन सिग्निफिकेशंस हैं इन्हें याद रखना है। मतलब सारी एस्ट्रोलॉजी इसी पर डिपेंड करेगी आपकी। यहाँ पर ये मैं पहले से वो आपको बता रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ आपको। सिग्निफिकेशन पे ही सारा BNN डिपेंड करेगा। यहाँ पर देखिए जैसे सैटर्न कर्मास का सिग्निफिकेटर है यहाँ पर, तो आपको किसी का प्रोफेशन देखना है तो शनि को पकड़ना पड़ेगा। जुपिटर जीव सेल्फ, हमारे बारे में देखना है, हमारी हेल्थ कैसी रहेगी और हमें किस तरीके की प्रोग्रेस होगी, सम्मान मिलेगा नहीं मिलेगा, जिसे हम लग्न मानकर चलते हैं, मानकर चलिए वो जुपिटर है यहाँ पर। इसको जीवा बोलते हैं। मार्स आपका देह बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, मगर साथ में ये आपका ईगो और दुश्मनी को भी रिप्रेजेंट करता है, एनिमिटी को। फर्दर मून है आपका। ये मून यहाँ पर खराब प्लेनेट है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, अभी आप ध्यान रखिएगा। BNN के अंदर मून कोई अच्छा प्लेनेट नहीं है। बाकी एस्ट्रोलॉजी में तो उसको अच्छा और बुरा भी मानते हैं, मगर यहाँ पर ये खराब है। ये आपको क्या करेगा, ये मन का कारक है, चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है और ब्लेम को भी रिप्रेजेंट करता है। मून का जब भी रोल आएगा तो वो आपकी लाइफ के अंदर ब्लेम्स लेकर आएगा, चेंजेस लेकर आएगा, ये मानकर चलेंगे। राहु मैंने अभी बताया था, ये माया है, इल्यूजन है आपकी जिंदगी के अंदर। जिस तरीके की इल्यूजन्स हैं वो सब राहु लेकर आएगा। केतु मुक्ति को रिप्रेजेंट करता है, एंड और कट को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी तरीके की सर्जरी होगी उसको रिप्रेजेंट करेगा। रिजेक्शन को भी केतु रिप्रेजेंट करता है। सन आपका आत्मा है, सोल है, गवर्नमेंट होता है, अथॉरिटी होती है ये। तो गवर्नमेंट के बारे में जब भी बात करनी है यहाँ पे सूर्य होगा। हालांकि ये पिता का भी कारक होता है, रिश्तों को मैं बाद में बताऊंगा। अभी मैं आपके लाइफ के जो डिफरेंट सिग्निफिकेंट इवेंट के बेस पर मैंने यहाँ पर क्लासीफाई किया है। मरकरी आपकी बुद्धि है, ब्रेन, इंपल्सन। ये मरकरी, राहु और मून मिलकर भी मरकरी बन जाते हैं। इंपल्सन है एक्चुअली, मरकरी कच्ची बुद्धि है। देखिए 2 बुद्धिमान प्लेनेट है आपकी कुंडली में, एक मरकरी है और दूसरा आपका जुपिटर है। तो मरकरी इमेच्योर माइंड है आपका, और जुपिटर बुद्धिमता है, मैच्योर माइंड है। जब तक आपकी कुंडली के अंदर मरकरी और जुपिटर दोनों का कॉम्बिनेशन बेटर नहीं है, तब तक आपकी लाइफ के अंदर कुछ अच्छा बहुत बेहतर नहीं हो सकता। क्योंकि मरकरी में माइंड है, मगर वो ऐसा माइंड है जैसे आप अपने बच्चों को देखते हो, इंटेलिजेंट है मगर पढ़ता नहीं है, आवारागर्दी करता है। अब इंटेलिजेंस तो रखी रहेगी ना आपकी, क्योंकि उसके अंदर बुद्धिमता नहीं है। तो ऐसा कहते हैं कि मरकरी बड़ा होकर जुपिटर बनता है। एवरी मरकरी मैच्योर टू बिकम जुपिटर। जुपिटर एक्चुअली जो मैच्योर बुद्धि होती है उसे जुपिटर बोलते हैं, इसलिए जुपिटर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। वीनस आपका भोग है, डिजायर को भी रिप्रेजेंट करता है ये। वेल्थ और धन, अब यहां पर ये ध्यान रखना, हर तरह की वेल्थ भृगुनंदी नाड़ी के अंदर वीनस से देखी जाएगी। पैसे, आपके पास मकान, दुकान, जो भी किसी भी तरीके की सुख सुविधाएं, सभी कुछ आप
भृगु नंदी नाड़ी के अंदर शुक्र से देखोगे। एक्सक्यूज मी एक मिनट। फर्दर आ जाता है मेन सिग्निफिकेशन ऑफ प्लेनेट रिलेशन, जिसकी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी आपको, सब याद होने चाहिए। अभी जो मैं बता रहा हूँ उसे सुन लेना, क्योंकि बार बार आप पूछते रहोगे, उसका कोई यूज़ नहीं है। अभी जो मैं बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना, क्योंकि अभी तक भी पूछते हैं कि इसको किससे देखेंगे, उसको किससे देखेंगे। मैं यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा हूँ। रिश्तों में फादर को भी सूर्य से देखते हैं और सन को भी सूर्य से देखते हैं। किसी के केवल एक ही पुत्र है तो सूर्य से देखना है, ध्यान रखना है। मगर अलग अलग पुत्र हैं तो उसे मैं क्लासीफाई कर दूंगा। अब कहोगे आप फादर को भी सन से ही देख रहे हो और सन को भी वो सन से ही देख रहे हो, तो ये कैसे? एक्चुअली वो टाइम होगा जब हम प्रेडिक्ट करेंगे। जब तक हमारी उम्र 20, 22, 23, 24, 25 साल है तो सन का तो कोई रोल आता नहीं है, तब तक आपका सूर्य फादर को ही रिप्रेजेंट करेगा। मगर जब हम और ज़्यादा एज में चले जाते हैं तब वो आपका सन को भी रिप्रेजेंट करना शुरू कर देगा। तो आपको ओनली सन है तो वो सूर्य से देखते हैं। मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ पहले से ही। यदि एक से ज्यादा सन है तो बड़े बेटे को सैटर्न से देखेंगे, यहां पर लिखा हुआ मैंने, वो सॉरी, बड़े बेटे को भी सैटर्न से देखते हैं और एल्डर ब्रदर को भी सैटर्न से देखते हैं। आपका जो बड़ा भाई है उसको भी हम सैटर्न से देखेंगे। मदर को मून से देखते हैं, सभी को मालूम है। मार्स यहां पर भृगुनंदी नाड़ी के अंदर हस्बैंड का कारक मार्स होगा, जुपिटर नहीं होगा, ये ध्यान रखना। भृगुनंदी नाड़ी में हम कंसिस्टेंटली हस्बैंड का कारक मार्स मानकर चलेंगे, और मार्स ब्रदर्स का भी कारक होता है, हमें मालूम है, जनरली यंगर ब्रदर का। जो यंगर ब्रदर होते हैं उसका कारक भी मार्स को लेकर चलेंगे। मरकरी जो होगा यहाँ पर, ये फ्रेंड का कारक होता है, मेल या फीमेल, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड। आपके एक से ज्यादा ब्रदर हैं, ध्यान से सुनिएगा, कई ब्रदर हैं, तो जो सबसे बड़ा ब्रदर होगा वो होगा आपका सैटर्न। इसके बाद आपका जो ब्रदर होगा छोटा वाला वो हो जाएगा मार्स, और उससे छोटा यदि ब्रदर है तो सबसे छोटा ब्रदर मरकरी होता है, सबसे छोटी सिस्टर भी मरकरी होती है, और जो भी आपका लवर है वो भी आपका मरकरी है, मतलब उसको बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मान के चल सकते हो। जुपिटर सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है, गाइड को रिप्रेजेंट करता है, गुरु को रिप्रेजेंट करता है। वीनस भी आपका, यहाँ पर वीनस पे मैं क्लैरिफाई कर देता हूं क्योंकि आपका एक क्वेश्चन बाद में आने वाला है। वीनस को ध्यान से समझिएगा। वीनस फीमेल नेटिव को वीनस से देखते हैं कभी कभार, ठीक है। तो आरजी राव सर फीमेल नेटिव को भी वीनस से भी देख लेते थे और जुपिटर से भी देख लेते थे, इसलिए आप इस चीज को ध्यान रखना कि ये चीज मैं बार बार बीच बीच में रिपीट करूंगा। कभी कभार हम क्या करते हैं, फीमेल नेटिव के कैरेक्टरिस्टिक को वीनस से भी देख लेते हैं और कभी कभार हम जुपिटर से भी देख लेते हैं, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। तो इसमें एक क्लैरिटी नहीं है, तो मैं पहले से ही आपको बता देता हूं कि इन जनरल हम जुपिटर से ही देखेंगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, मगर समटाइम्स हम फीमेल को वीनस से भी देखने की कोशिश करेंगे। फीमेल नेटिव मतलब जीव कारक शुक्र भी माना जाता है फीमेल नेटिव के लिए। और वीनस एल्डर सिस्टर, इन जनरल आपकी लाइफ के अंदर जितनी भी फीमेल है सभी को देखा जा सकता है शुक्र से। जैसे आपका वाइफ को हम शुक्र से देख सकते हैं, एल्डर सिस्टर को, एल्डर डॉटर को, डॉटर इन लॉ जो पुत्र वधु है उसको भी इससे देखा जाता है। सैटर्न एल्डर ब्रदर है। राहु को इसमें भी फिर थोड़ा बहुत डिस्प्यूट है, और आरजी राव जी ने भी अलग अलग लिया हुआ है। इन जनरल ये मान के चलिए कि राहु आपके दादाजी हैं और इसको पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट से रिप्रेजेंट किया हुआ है, केतु को मैटरनल से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इस तरीके से हम लेकर चलेंगे। अब किसी के एक से ज्यादा पुत्री हैं, ध्यान से समझिएगा। एल्डर डॉटर आपकी वीनस है, दूसरी डॉटर आपकी मून है, तीसरी डॉटर आपकी मरकरी है। इसको आप नोट कर लेना। एल्डर डॉटर इज वीनस, सेकंड डॉटर इज मून एंड थर्ड डॉटर इज दैट इज मरकरी। ऑलवेज जो यंगेस्ट है, आज के जमाने में 3 से ज्यादा को एनालाइज करने की नीड नहीं है। एक मेल नेटिव के आजकल 3 से ज्यादा तो पॉसिबल नहीं है जनरली, हो सकता है किसी के 4 भी हो, तब इन दैट केस वो राहु हो जाएगा।
थर्ड वन राहु हो जाएगा यदि 4 है तो यंगेस्ट वन विल बी द मरकरी। एक जो मेल नेटिव की कुंडली के अंदर, मेल नेटिव की कुंडली के अंदर वीनस आपकी फीमेल होता है, मरकरी फीमेल होता है, मून फीमेल होता है और राहु भी फीमेल होता है। मगर फीमेल नेटिव की कुंडली यदि आप देखोगे तो उसकी फीमेल नेटिव की कुंडली में मून भी मेल है, मरकरी भी मेल है और राहु भी मेल है। ये मैं आगे आपको बताऊंगा कि फीमेल नेटिव की कुंडली में आपको देखना है इसके कितने बॉयफ्रेंड होंगे, इसके कितने मल्टीपल रिलेशंस होंगे। तो वहां पर यदि मून आ गया तो उसकी लाइफ के अंदर एक मेल नेटिव आ गया। ऐसे ही यदि आपको मेल नेटिव की लाइफ के अंदर देखना है उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो हम देखेंगे कि उसका एसोसिएशन मून से भी हो रहा है, वीनस से भी हो रहा है, मरकरी से भी हो रहा है, तो समझ लीजिए उसके मल्टीपल वो होंगे, आपके रिलेशंस होंगे। इस तरीके से हम देखेंगे आगे चल के। तो जो मेल नेटिव है उसके लिए आपका मून, वीनस, राहु, मरकरी ये सारे के सारे फीमेल हैं उसकी लाइफ के अंदर, और फीमेल नेटिव के लिए यही प्लेनेट मेल बन जाएंगे। कारकत्व और सिग्निफिकेशंस ऑफ प्लेनेट इन एस्ट्रोलॉजी, फर्दर इनको मैंने और इकट्ठा कर दिया यहाँ पर। सूर्य आपका वो फादर को रिप्रेजेंट करता है, सन को भी रिप्रेजेंट करता है। नेम एंड फेम यदि देखना है तो वो सूर्य से देखेंगे। अथॉरिटी आपको देखनी है वो सूर्य से देखेंगे। कैपिटल सिटी, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होगी। देखिए मैं आपको अभी बता रहा हूं, इसमें कई सारी चीजें आप कॉपी लेके भी बैठ सकते हो, हर कुछ लिख के नहीं दे सकता मैं। आप देखोगे जिसका जुपिटर लियो साइन में जाके बैठ गया जुपिटर, तो उसको हम प्रेडिक्शन देंगे बीएनएन में कि वो या तो कैपिटल सिटी में रहता होगा या बड़े शहर में रहता होगा। जुपिटर यदि लियो साइन में है तो, या वो जरूर जाएगा मतलब वहां पर रहने के लिए, क्योंकि लियो साइन जो होता है वो आपका कैपिटल सिटी को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य की राशि है ये कैपिटल राजा है सूर्य है, और सूर्य की जो राशि जो होगी वो कैपिटल सिटी को रिप्रेजेंट करती है भृगु नंदी नाड़ी के अंदर। तो इस तरीके की हम प्रेडिक्शन देंगे कि आपकी किसी की कुंडली का जुपिटर यदि उसके 5 साइन में बैठा हो तो आप उससे कहोगे कि आप इतना तो पक्का होगा ही कि बड़े शहर में रहोगे। वैसे तो कहा यह जाता है कि कैपिटल सिटी में रहोगे, मगर बड़े शहर में तो आप कह ही सकते हो। ये राइट आई को भी रिप्रेजेंट करता है। फर्दर मून है आपका, वो मदर को रिप्रेजेंट करेगा, मून ट्रेवल को रिप्रेजेंट करता है, वाटरी प्लेसेस को रिप्रेजेंट करता है, मिल्क को रिप्रेजेंट करता है, लेफ्ट आई को रिप्रेजेंट करता है, लिक्विड्स को रिप्रेजेंट करेगा। इन जनरल लिक्विड प्लेनेट है मून, तो लिक्विड्स को रिप्रेजेंट करेगा। मार्स हस्बैंड को मैंने अभी बताया था, सेकंड यंगर ब्रदर। ब्लड, ब्लड का कारक भी है मार्स। टीथ और मशीनरी जरूर याद रखिएगा। मशीनरी हम जब एजुकेशन पढ़ेंगे तो मार्स से हम देखेंगे कि मार्स का जब भी कॉम्बिनेशन होगा, एजुकेशन एक्चुअली मरकरी से देखते हैं, मार्स का जब भी कॉम्बिनेशन होगा तो उस पर्सन को हम एडवाइस करेंगे। ये एक्चुअली ब्रेक को भी रिप्रेजेंट करेगा, आगे बताऊंगा मैं। मगर यदि इसकी एजुकेशन ली जाए, वो मैकेनिकल एजुकेशन होगी तो वो आपका बेटर रहेगा। इसके बाद हम जाते हैं जुपिटर के अंदर, तो वो सेल्फ को रिप्रेजेंट करता ही है, वो आपका जीव कारक है। टीचर, फैट, मोटापे को भी जुपिटर रिप्रेजेंट करेगा आपका। टेम्पल, मंदिर को जुपिटर रिप्रेजेंट करता है, रिलीजियस एक्टिविटीज को, प्रेस्टीज को, आपकी समाज के अंदर कितना सम्मान है वो जुपिटर से देखेंगे। जज और मिनिस्टर्स को भी जुपिटर से देखते हैं। शुक्र है आपका वाइफ को रिप्रेजेंट करेगा, मनी को रिप्रेजेंट करेगा। बिग हाउस, व्हीकल, बीएनएन के अंदर इससे देखेंगे। प्लेजर और मैरिज को भी हम वीनस से देखते हैं। फर्दर आता है आपका सैटर्न, तो वो प्रोफेशन देखते हैं हम सैटर्न से। इसके बाद हम यहाँ पर एल्डर ब्रदर को देखते हैं, अभी बताया था। सर्विट्यूड, जो आपकी सेवा करते हैं, सेवक को भी इसी से देखते हैं। गैम्बलिंग सैटर्न से देखी जाती है, देखिए ये एक नेगेटिव पार्ट है। लेजीनेस सैटर्न से देखेंगे। माइनिंग, माइनिंग का मतलब होता है अंडरग्राउंड वेल्थ, हर तरह की अंडरग्राउंड जो वेल्थ होगी वो भी हम सैटर्न से देखेंगे। आपको दबा हुआ धन मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ये हम सैटर्न से देखते हैं। राहु आपका यहाँ पर ग्रैंडफादर होते हैं। फॉरेन ट्रेवल देखेंगे हम राहु से। फॉरेन ट्रेवल जब भी जुपिटर का कॉम्बिनेशन राहु के साथ होगा, जुपिटर अब सेल्फ है और राहु के साथ कॉम्बिनेशन हो गया, तो जनरली भृगु नंदी नाड़ी में हम ऐसा प्रेडिक्शन करेंगे कि वो बंदा कहीं दूर जाकर रहेगा। जैसे बहुत लोग कहते हैं, आपने सुना होगा कि आप बाहर जाके सक्सेस मिलेगी आपको, या आप बाहर जाओगे, तो किस बेस पे प्रेडिक्ट करते हैं? जुपिटर और राहु का कॉम्बिनेशन बन रहा होता है कुंडली में, तो जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन होगा तो वो इंडिकेट करेगा कि पर्सन एक राहु फॉरेन को रिप्रेजेंट करता है बेसिकली। क्रैक इन वॉल्स, यदि घर के अंदर वॉल्स क्रैक्ड हो तो वो जो उस तरीके की लाल किताब वगैरह की जो वो देते हैं रेमेडीज, वो बता देते हैं कि आपकी वॉल में क्रैक है, इसका मतलब आपका राहु खराब हो रखा है, आप राहु का इलाज करिए। फर्दर आता है केतु, तो ये मैटरनल ग्रैंडफादर को रिप्रेजेंट करता है, नाना जी को। हेयर को रिप्रेजेंट करेगा शरीर के अंदर। एस्ट्रोलॉजी आपको पता है, ओकल्ट को ये रिप्रेजेंट करता है। लाइफ के अंदर सभी तरीके की ऑब्स्टेकल्स आगे हम पढ़ेंगे। यदि शनि के साथ केतु आ जाए तो मैं बार बार बताता हूँ, आपने मेरे वीडियोस में भी देखा होगा, तो वो उसके प्रोफेशन को इजीली सेटल नहीं होने देगा।
सैटर्न केतु का कंजंक्शन है, और उसका जब भी आपका प्रोग्रेशन और ट्रांजिट के अंदर ऐसी बहुत स्थितियां आएंगी जब आपको ट्रबल्स आने वाली है अपने प्रोफेशन के अंदर। फर्दर आता है डिस्प्यूट, किसी भी तरीके के डिस्प्यूट को भी आपका केतु सिग्निफाई करता है। अब यहाँ पर स्पेसिफिक मैंने कुछ कुछ यहाँ पर सिग्निफिकेशंस लिखे हुए हैं, मैं बाकी लिस्ट आपको पूरी प्रोवाइड करूंगा, आपको सारी लिस्ट पढ़नी है क्लास के अंदर, मैं सब नहीं डिस्कस करूंगा। मेन जो भी वो है आपके सिग्निफिकेशंस जो मैं अभी भी कर चुका हूँ, फिर से मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। सूर्य को यदि आपने देखना है तो फादर को रिप्रेजेंट करेगा, सन को रिप्रेजेंट करेगा, गवर्नमेंट, किंग राजा को रिप्रेजेंट करता है। आज के टाइम में आप ये मान सकते हो राजा कौन होता है, कोई बड़ा ऑफिसर मान लीजिए, बस राजा तो कोई होते नहीं है, और बहुत बड़ी जगह है तो कोई बड़ा ऑफिसर है वो राजा है। आपकी आत्मा को रिप्रेजेंट करता है, सोल को, सम्मान ऑनर को रिप्रेजेंट करता है। ये इसके और बहुत सारे सिग्निफिकेशंस हैं, तो वो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, आपको सब पढ़ने हैं। इसके बाद मून है, तो अभी हमने बताई था मदर को रिप्रेजेंट करता है। मूवमेंट, किसी भी तरीके का मूवमेंट है, आप कहीं घूमना जाना चाहते हो, ट्रैवल करना चाहते हो, और ऐसी कोई भी आपके पास व्हीकल है जो ज़्यादा तेज चलता हो, स्कूटी ले रखी है, वो भी मून है। वाटर रिलेटेड, क्योंकि वाटर भी फास्ट चलता है, वो भी मून है। डिसेप्शन, किसी भी तरीके का धोखेबाजी को भी, ब्लेम को भी मून रिप्रेजेंट करता है। एक्सपेंडिचर, खर्चों को भी रिप्रेजेंट करता है। बहुत ज़्यादा जिन लोगों के पैसे बचते नहीं है, आए उतने ही खर्च हो गए, उसमें आपका मून का रोल होता है। बैड नेम, बदनामी को रिप्रेजेंट करता है। और मून आपको पता है मन का या माइंड का कारक है। फर्दर मून के और अदर सिग्निफिकेशन यहाँ पे दिए हुए हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मार्स की। तो मार्स में ऑलरेडी बता चुका हूँ, हस्बैंड का कारक है, ब्रदर का कारक है, पावर, एंगर और मशीनरी का कारक है ये। तो एंगर ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। मार्स एंगर को, असर्टिवनेस को भी इंडिकेट करता है, एरोगेंसी को भी रिप्रेजेंट करता है। मरकरी को हम एजुकेशन के लिए देखेंगे, इंटेलिजेंस के लिए देखेंगे। जब भी आपने किसी की एजुकेशन देखनी है तो यहाँ पर हम मरकरी पर फोकस करेंगे। जब भी आपने किसी की लाइफ के बारे में देखना है, हेल्थ देखनी है, तो जुपिटर पे फोकस करेंगे। जब भी आपने किसी का प्रोफेशन देखना है तो सैटर्न पे फोकस करेंगे। पति पत्नी से रिश्तों को देखना है तो वीनस और मार्स पर फोकस करेंगे। ये सिंपल कंसेप्ट है इसके अंदर। बिजनेस का कारक भी मरकरी है। अब आप प्रोफेशन के अंदर सैटर्न और मरकरी का कॉम्बिनेशन हो गया तो आप ये कह सकते हो पर्सन बिजनेस करेगा। आपके फ्रेंड जो भी हैं, मेल फीमेल, लास्ट ब्रदर सिस्टर, वो मैं बता चुका हूं। और एक नई चीज यहां पर ऐड की है, स्पीच। तो आपको मालूम ही है स्पीच का कारक होता है मरकरी। इसके बाद जुपिटर है, वो सेल्फ हो गया मेल के लिए। लाइफ सिग्निफिकेटर, आपकी जिंदगी का सिग्निफिकेटर यही है। गाइड एंड गुरु है, द लॉर्ड एंड ऑनर, ये ऑनर भी है सब चीज का। प्रमोशन, एलिवेशन, आपकी लाइफ के अंदर जो भी अच्छी चीजें घटनाएं घटित होंगी, आप प्रॉब्लम से बाहर निकल रहे हो, आपका प्रमोशन हो रहा है, आपको नेम फेम मिल रही है, वो सब जुपिटर दिलवाता है यहाँ पर। ऑस्पिशियस एंड सक्सेस, तो अल्टीमेटली लगन आप समझते हो, जो कुंडली के अंदर लगन का रोल होता है वो भृगुनंदी नाड़ी के अंदर जुपिटर का रोल होता है। लगनी आपकी पर्सनैलिटी बताती है, लगनी आपका नेम फेम बताती है, लगनी आपका बिहेवियर बताती है। वो यहाँ पर वो सारा का सारा जुपिटर है। जो 10th हाउस के सिग्निफिकेशंस आपको पता है और लगन के पता है, वो दोनों कंबाइन कर दीजिए तो भृगुनंदी नाड़ी में वो जुपिटर का रोल हो जाएगा। इसके बाद वीनस आ जाता है, तो वीनस आपका फीमेल नेटिव को, खुद को, सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है। ये फाइनेंसेस को रिप्रेजेंट करता है आपका। तो फाइनेंसेस अभी भी देखने हैं, यहाँ पर जुपिटर का रोल होगा, ये ध्यान रखना। हाउस एंड मैंशन, बड़े घरों को रिप्रेजेंट करता है, छोटे घर को नहीं रिप्रेजेंट करता। वीनस बड़े घर को रिप्रेजेंट करेगा, वाइफ को रिप्रेजेंट करेगा, ब्यूटी को रिप्रेजेंट करेगा, एल्डर सिस्टर, एल्डर डॉटर एंड डॉटर इन लॉ को रिप्रेजेंट करेगा, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। इसके बाद सैटर्न नेगेटिव प्लेनेट बिल्कुल भी नहीं है भृगुनंदी नाड़ी के अंदर। सैटर्न इज ए पॉजिटिव प्लेनेट। सैटर्न आपके प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करता है, एल्डर ब्रदर को रिप्रेजेंट करता है, प्रीवियस लाइफ कर्मास, एक तरीके से इसको कर्म फल दाता बोलते हैं। तो इस जन्म के अंदर आपको कैसे फल मिलने वाले हैं वो सैटर्न डिसाइड करेगा। तो प्रीवियस लाइफ कर्मास इसलिए यहां पर बोला है इसे। जो राहु है ये मैंने आपको अभी बताया, इल्यूजन है। यूज राहु जहां पर भी आ जाएगा कोई चीज बहुत बड़ी हो जाएगी। आपका वीनस के साथ आ गया तो बहुत ज्यादा पैसे वाला हो सकता है, बहुत बड़ा मकान हो सकता है, फाइनेंसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं, इस तरीके की चीज होगी। ये शेडो का प्लेनेट है और ये आपका फ्रॉड का भी प्लेनेट है। जहां पे भी राहु आएगा तो अनएथिकलनेस आएगी, फ्रॉड आएगा, अनऑर्थोडॉक्स हो जाता है पर्सन। जैसे आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी में देखते हो 17 एक्सिस पर राहु केतु एक्सिस हो तो हम कह देते हैं कि इसकी लव मैरिज होगी। तो लव मैरिज नहीं है, कुछ नहीं, एक अनऑर्थ जो आपका जो पैटर्न है, नॉर्मल जो ट्रेडिशंस हैं उससे हटके चलता है, इसलिए इसको मुस्लिम से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है,
ये अपने आप में मैं इन चीज़ों से एग्री नहीं करता कि ये मुस्लिम है। इन जनरल जो होता है कि हम जब यहाँ पर एज ए हिंदू जब बात करेंगे तो मुस्लिम्स की ट्रेडिशन थोड़ा डिफरेंट होती है, इसलिए इसको अदर रिलीजन या अदर कास्ट आप बोल दीजिए। आपकी ट्रेडिशन से हटकर जो पर्सन होगा वो राहु है एक्चुअली। केतु आपका ये डिवाइन प्लेनेट है, तो ये आपका इसका काम होता है, ये टेल है एक्चुअली, आपको मालूम है। राहु के बारे में ध्यान रखिएगा, आपकी जो भी इच्छाएं जागती हैं, आप जो भी कुकर्म करते हो वो सब राहु कराएगा। राहु सर है और केतु धड़ है, और राहु बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, ध्यान रखना। राहु इतना इंटेलिजेंट है कि आपके बाकी सभी प्लेनेट को वो भ्रमित करेगा। उसकी इंटेलिजेंस आप देखिए कि जो स्टोरी थी राहु केतु बने कैसे, इसको आप ध्यान में रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये किसी के बस में आने वाला नहीं है। राहु केतु बने कैसे थे, जब वहां पर आपका देवता और उनके राक्षसों के बीच में समझौता हुआ कि समुद्र मंथन करना है तो जो भी चीजें मिलेंगी वो आधी आधी दोनों लोग बांट लेंगे। अब देवता वहां पर कलाकारी कर रहे थे, उन्हें पता था कि इसके अंदर अमृत निकलेगा, वो हमें इन राक्षसों को नहीं देना है। मगर राहु इतना इंटेलिजेंट था, उन्हें पता था जो आपका सहस्त्र बाहु जो था कि ये इसके अंदर अमृत आने वाला है, और वो बेस बदलकर और देवताओं की उसके अंदर आ गया। किसी भी राक्षस बहुत इंटेलिजेंट थे, देवताओं से भी ज्यादा इंटेलिजेंट थे, उनके कर्म खराब थे, तभी भी वो उनकी उसके अंदर आ गया और वो गटक गया। उसकी इंटेलिजेंट देखिए, आपका इतना ज्यादा इंटेलिजेंट था। तो उसका जो राहु के पास जो वो सहस्त्र बाहु था, उसका आंखें, उसकी नाक, उसका मुंह, उसका कान, अब आपके अंदर जो भी इच्छाएं जागृत होती हैं, आप जिन चीजों से भ्रमित होते हैं, वो सारी की सारी चीजें उसने रख ली राहु के बाद, उसके सर के अंदर अवेलेबल हैं। और जो चीजें हम त्यागते हैं, एंड करते हैं किसी भी चीज का, वो केतु के पास है नीचे। तो केतु के अंदर कोई इच्छा हो ही नहीं सकती, उसके अंदर ना आंख है, ना नाक है, ना मुंह है, ना कान है, तो उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है। तो इच्छा केतु के अंदर जगेगी नहीं। केतु हर चीज को त्यागने की सोचेगा, क्योंकि उसके अंदर गंदगी भरी हुई है। गंदगी भरी हुई है तो वो त्यागने का रास्ता ढूंढता है, हर चीज को त्याग देता है। जो भी चीज आएगी उसे त्यागेगा, और राहु हर चीज की तरफ आपको लालायित करेगा। तो राहु हर चीज की तरफ हमें लालायित करता है और केतु हर चीज से हमें डिटैच करता है। तो यहां पर हम देखेंगे केतु जिस भी प्लेनेट के साथ आ जाएगा उसके सिग्निफिकेशन पीड़ित हो जाएंगे, एंड करा देगा। इसे हम एंड बोलते हैं। और ये आपका मोक्ष को भी रिप्रेजेंट करता है। मोक्ष भी और कुछ नहीं है। मोक्ष का मतलब क्या है, लोग करता धरता काम छोड़ के चले जाएंगे, मोक्ष आ गया दिमाग के अंदर। नौकरी कर रहे हैं, नौकरी छोड़ देंगे। यदि कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस से मन हट जाएगा। मैरिड लाइफ में है तो वाइफ से मन हट जाएगा, हस्बैंड से मन हट जाएगा। इस तरीके से वो उसको डिटैच कर देंगे, पूरी तरीके से फैमिली से डिटैच कर देंगे। तो केतु का ये काम होता है, सन्यासी आपको बना सकता है। तो केतु और राहु का जो मैंने अभी आपको कंसेप्ट बताया उसे आप दिमाग में रख लें। ये मैं सभी राशियों के सिग्निफिकेशन हैं, तो मैं डिस्कस कोई भी नहीं करूंगा। हाउसेस की यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो मगर ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब फर्दर कारकत्व ऑफ प्लैनेट्स है। रिपीटेशन मैंने किया हुआ है, रिपीटेशन पर्पसफुली किया हुआ है कि आपको ये सारी चीजें याद हो जाएं, बार बार पूछ ही नहीं ना पड़े। क्योंकि आप ये चीजें पूछ रहे हो तो फिर आप इसका मतलब फिर नहीं कर सकते। ये तो हमें रट्टी होनी चाहिए कि नेटिव के बारे में बात करना है, जुपिटर, एजुकेशन के बारे में बात करनी है। इन्हीं बारे में आपके पास कोई कुंडली आएगी तो इसके अलावा किसी काम के लिए नहीं आएगी। तो मरकरी, फादर पिता के बारे में बात करनी है तो सन, हस्बैंड के बारे में बात करनी है तो मार्स, वाइफ के बारे में बात करनी है तो वीनस, प्रोफेशन के बारे में बात करनी है सैटर्न, मदर के बारे में बात करनी है तो मून की बात करेंगे। अब नाउ फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ भृगुनंदी नाड़ी। ये चीजें आपको सारी पता होंगी, पर भी मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं एक एक चीज आपको बताऊंगा जो आपको पता है, तो भी जिससे कोई ये ना कहे कि मुझे नहीं पता था बाद में और समझ में ना आ रही हो। ये हमें मालूम होता है कि प्लेनेट उच्च के होते हैं और कहीं पर नीच के होते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंस होती है। उच्च का जो प्लेनेट है वो बेटर माना जाता है और नीच का प्लेनेट खराब माना जाता है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, क्योंकि यहाँ पे वो अच्छा भी हो सकता है, डिपेंड करेगा और बहुत सारी चीज़ों पर। तो यहाँ पर सभी प्लेनेट की एक उच्च की राशि होती है और एक नीच की राशि होती है। तो इसमें आपके टोटल 7 प्लेनेट है। राहु केतु की कोई भी उच्च और नीच की राशि हम नहीं मानकर चलेंगे, ना ही उनकी कोई स्वराशि मानेंगे। सूर्य और शनि का सन और सैटर्न का एक ग्रुप है जो 1 और 7 राशियों में रेस्पेक्टिवली एक्सोल्टेड और डेबिलिटेड हो जाते हैं, पुत्र पुत्र हैं। सूर्य 1 साइन में एक्सोल्टेड है तो 7 में डेबिलिटेड हो जाएगा लिब्रा में, और शनि 7 में एक्सोल्टेड है तो 1 में आपका वो डेबिलिटेड हो जाएगा। ये पिता पुत्र की जोड़ी है। इसी तरीके से दूसरी जोड़ी है बुध और
वीनस की, बुध और वीनस की जोड़ी है। बुध आपका 6 साइन में एक्सोल्टेड होता है तो वीनस 6 साइन में नीच का होता है। बुध 12 साइन में नीच का होता है तो शुक्र 12 साइन में उच्च का हो जाता है। तो ये बुध और शुक्र की जोड़ी है। तीसरी जोड़ी है आपकी जुपिटर और मार्स की। तो जुपिटर एक्चुअली 4 कैंसर साइन में उच्च का होता है तो वो आपका 10 कैप्रिकॉन के अंदर नीच का होता है। और इसी तरीके से मंगल आपका कैप्रिकॉन में उच्च का होता है तो कैंसर में वो नीच का होता है। तो इन दोनों की जोड़ी है एक दूसरे की। और चंद्रमा आपका 2 साइन मतलब वो वीनस साइन के अंदर उच्च का होता है। स्त्री ग्रह है, ये फीमेल प्लेनेट है। और 2 साइन जो है वीनस का वो भी फीमेल प्लेनेट है। तो फीमेल के साथ ही ज़्यादा कंफर्टेबल होती है। तो आपका मून 2 साइन के अंदर आपका उच्च का होता है। और 8 साइन के अंदर, 8 साइन क्या है आपका, वो आपकी छुपी हुई राशि है, होल को रिप्रेजेंट करती है। और चंद्रमा तो एक चंचल प्लेनेट है, मूव करेगा, वो होल में जाके थोड़ी बैठेगा। छुपी हुई राशि में यदि उसको बिठा दोगे तो वो अनकंफर्टेबल हो जाएगा। इसलिए 8 साइन के अंदर वृश्चिक राशि के अंदर वो नीच का हो जाता है चंद्रमा। ये यहाँ पर मैंने डिग्रीज लिखी हुई हैं, यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं BNN के अंदर, फिर भी मैंने लिख दी है। कई बार स्टूडेंट पूछ लेते हैं जी डिग्री बताओ, तो ये इनकी परम उच्चांश और परम नीचांश की डिग्री हैं। सन पूरी एरीज साइन में उच्च का होता है। मैं पहली चीज़ बता देता हूँ आपको। बहुत सारे के दिमाग में होता है कि नहीं वो केवल 10 डिग्री पर ही उच्च का होगा। नहीं, वो पूरी एरीज साइन में उच्च का होता है। 10 डिग्री पे परम उच्चांश होता है, मतलब मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है, मगर वो पूरी राशि में उसको हम उच्च का मानकर चलेंगे। ऐसे ही लिब्रा में पूरी में नीच का ही होगा। वो खराब स्थिति में, कीचड़ में ही पड़ा हुआ है, पूरी उसके अंदर उसकी स्थिति खराब रहने वाली है पूरी लिब्रा के अंदर। बल्कि आप और ध्यान से समझोगे तो उसे अगली वाली राशि में भी बहुत कंफर्टेबल नहीं होते जब तक कि वो मित्र राशि ना आ जाए। पिछली राशि में भी नहीं होंगे कंफर्टेबल। तो ऐसे ही मून आपका होता है 3 डिग्री टॉरस में उच्च का होता है और 3 डिग्री स्कॉर्पियो में नीच का होता है। तो इन चीज़ों को आप जस्ट पढ़ लेना। और यहाँ पर BNN में इनकी कोई यूटिलिटी आएगी नहीं। ये यहाँ पर और भी मैंने बता दिया है, इनकी मूल त्रिकोण और ओन साइन भी बता दिया है सहग्रही, क्योंकि ये आपको सब जानकारी होनी चाहिए। ये हम बार बार यूटिलाइज करेंगे जब मैं राशियों की यूटिलिटी बताऊंगा, किस प्लेनेट की कौन सी उच्च और नीच की राशि होती है। तो सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है, चंद्रमा वृष में होता है, ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। इनकी मूल त्रिकोण राशि सबकी अपनी होती है, ध्यान रखना है कि सूर्य की जो राशि है लियो, उसमें 1 से 20 डिग्री तक मूल त्रिकोण है, ज़्यादा कंफर्टेबल है। और 21 से 30 डिग्री ओन साइन है। तो स्वराशि के कंपैरिजन में मूल त्रिकोण राशि ज्यादा कंफर्टेबल मानी जाती है। चंद्रमा की जो मूल त्रिकोण राशि है वो टॉरस है, ध्यान रखना। चंद्रमा एक्सोल्टेड भी टॉरस में होता है और मूल त्रिकोण भी टॉरस है। टॉरस के अंदर 3 डिग्री तक है, तब तक वो एक्सोल्टेड है और उसके आगे मूल त्रिकोण है। तो आप कहोगे अभी तो मैं कह रहा था पूरी राशि में एक्सोल्टेड मानकर चलेंगे, उसको पूरी राशि में कंफर्टेबल पोजीशन में। एक्सोल्टेड का मतलब और कुछ भी नहीं है। हालांकि उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है कि 0 से 3 डिग्री वो एक्सोल्टेड है और 3 से आपका 30 डिग्री तक वो आपका मूल त्रिकोण है। मगर अब वो पूरा कंफर्टेबल होगा, वो बेटर रिजल्ट देने की कंडीशन में होगा। एक्सोल्टेड वगैरह के ज़्यादा उसमें हमें जाना नहीं है वर्ड पर। आपको ये मानकर चलना है कि एक्सोल्टेशन मतलब इट इज़ वेरी कंफर्टेबल टू गिव द रिजल्ट। ऐसे ही मूल त्रिकोण इज ऑल्सो कंफर्टेबल, रिलेटिवली थोड़ा कम कंडीशन हो जाएगी वो, पर वो कंफर्टेबल होगा। और इसी तरीके से आपका मंगल होता है वो मेष राशि में, अपनी एरीज में मूल त्रिकोण होता है। मरकरी वो आपका मूल त्रिकोण होगा यहाँ पर कन्या राशि में, जिसमें एक्सोल्टेड होता है। हाफ पार्ट में उच्च का होता है और बाकी हाफ पार्ट में वो मूल त्रिकोण होता है। ऐसे ही जुपिटर है तो वो 9 साइन के अंदर होता है आपका मूल त्रिकोण, 12 में नहीं होता, पाइसेस में नहीं होता। देखिए 4, 8, 12 में कोई भी नहीं होता है, ध्यान रखना। जिनकी राशि भी है ना वाटर साइन की भी, वो भी 4, 8, 12 में मूल त्रिकोण में नहीं होते। जब मून की राशि है मूल त्रिकोण नहीं होता 4 में, और मार्स की राशि है वो 8 में मूल त्रिकोण नहीं होता, और जुपिटर की राशि 12 है वो 9 में मूल त्रिकोण होता है। मगर वाटर साइन में इनमें से कोई भी मूल त्रिकोण में नहीं होता। बस इतना आप याद रख लीजिए। शुक्र आपका लिब्रा के अंदर मूल त्रिकोण होता है। शनि आपका कुंभ 11 साइन में मूल त्रिकोण होता है एक्वेरियस में। और राहु केतु का छोड़ दीजिए, जो यहाँ पे दिया है उसको यूटिलाइज करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आता है फ्रेंडशिप एंड एनमिटी इन BNN। ये आपको याद होनी चाहिए। जब हम कंजंक्शन की बात करेंगे आगे मैं बताऊंगा कंजंक्शन कैसे होता है, तो आपको मित्रता और शत्रुता के बारे में पूरी तरीके से जानकारी होनी चाहिए। और ये फ्रेंडशिप टेबल आपकी जो हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में यूज करते हैं उससे अलग है, थोड़े बहुत चेंजेस हैं, मैक्सिमम एक जैसी है। इसको याद करने का मैं आपको सीधा सा तरीका बताता हूँ। वो 100% एक्यूरेट नहीं है, मगर 90% वो एक्यूरेट है।
यहाँ पर 4 ग्रहों का एक ग्रुप है, वो आपकी 4 ग्रह एक पार्टी बना रहे हैं। वो है आपके सन, मून, मार्स और जुपिटर। सन आपका राजा हो गया, मून रानी हो गई, और मार्स उसका कमांडर हो गया, और जुपिटर मंत्री हो गया। इन 4 ग्रहों का एक ग्रुप है। और सैटर्न, वीनस का एक ग्रुप है, और मरकरी थोड़ा बहुत डामाडोल हो जाता है, उधर भी चला जाता है, कभी कभार इधर भी चला जाता है। तो आप ये मान सकते हैं कि मरकरी, वीनस और सैटर्न का एक ग्रुप बन गया, बाकी चारों का एक ग्रुप बन गया। अब फ्रेंडशिप टेबल लर्न करने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। देखिए, सूर्य अपने ग्रुप के बाकी तीनों प्लेनेट का फ्रेंड है। सूर्य वाले ग्रुप में कौन था? सूर्य, मून, मार्स और जुपिटर। तो सूर्य, मार्स, मून और जुपिटर तीनों का फ्रेंड है। ऐसे ही मून को देख लीजिए, यहां पर ये आपका सन और मार्स का फ्रेंड है, ये ध्यान रखना है। जुपिटर का ना होकर ये मरकरी का है, बस इतना सा चेंज है इसके अंदर, बीएनएन के अंदर। मून आपका सन और मार्स का तो है ही, ये जुपिटर का नहीं होकर मरकरी का है, क्योंकि जब मरकरी का हो गया तो जुपिटर का नहीं हो सकता फ्रेंड मून, क्योंकि दोनों आपको इनकी स्टोरी मालूम होगी। इसी तरीके से मरकरी जो फ्रेंड है वो आपका सन और वीनस का है। अब आप कहोगे मरकरी सन का क्यों फ्रेंड है? देखिए, मरकरी यहां पर फ्रेंडशिप का मतलब यह है, मरकरी सन को फ्रेंड मानता है। सन मानता है या नहीं मानता है ये अलग बात है, आगे हम देखेंगे। यहां पर फ्रेंडशिप का मतलब है सूर्य मून को अपना दोस्त मानता है, सन ये मान के चलता है मून मेरा दोस्त है। मून माने या नहीं माने एक अलग बात है। सूर्य मार्स को अपना दोस्त मानता है। यहां पर जो पहला वाला प्लेनेट है वो दूसरे वालों को अपना फ्रेंड मानता है, दूसरा वाला है उसे माने या ना माने वो एक अलग बात है। तो यहां पर हम ऐसा मान के चलेंगे कि सन जब भी मून के साथ होगा तो सन ये मान के चलेगा कि मैं अपने फ्रेंड के पास हूं। अब मून किस तरीके का बिहेव करेगा वो एक अलग बात है। जैसे सन और मार्स का जब भी कंजंक्शन होता है, हार्ट डिजीज मिलती है, हालांकि सन तो उसे अपना एक्चुअली फ्रेंड मान के चल रहा है, मगर मार्स हार्ट डिजीज देगा, इस तरीके के कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे फ्रेंडशिप टेबल का मतलब यह है कि पहले नंबर का जो प्लेनेट है वो दूसरे नंबर के प्लेनेट को अपना मित्र मानकर चलता है। अब दूसरे नंबर का प्लेनेट उसे माने या ना माने। अब आ जाता है आपका जुपिटर। तो जुपिटर के केस में सन, मून और मार्स तीनों इसके फ्रेंड हो गए। तो आप इस 4 प्लेनेट का यदि आप ग्रुप देखोगे उसमें केवल एक एक्सेप्शन आपको मिलेगा मून के केस में, कि मून का फ्रेंड मरकरी है और जुपिटर नहीं है, और बाकी एक एक्सेप्शन और कोई एक्सेप्शन नहीं है आपका। जुपिटर के आपको तीनों फ्रेंड पता चल गए, मार्स के तीनों फ्रेंड पता चल गए, सन के तीनों फ्रेंड पता चल गए। अब आ जाता हूं मैं मरकरी, वीनस और सैटर्न पर। तो मरकरी का फ्रेंड सन है, जो कि नहीं होना चाहिए, मगर आपको पता है सन हमेशा ही मरकरी सन के पास ही होता है, तो उसे मित्र मानना ही पड़ेगा। यदि दुश्मन मानेगा तो वो जी ही नहीं सकता, क्योंकि आपकी सभी की कुंडलियों में सन और मरकरी का युति होती है, कंजंक्शन होता है, इसलिए मरकरी सन को फ्रेंड मानता है, उल्टा नहीं है, सन नहीं मरकरी को फ्रेंड मानता। फर्दर मरकरी एक्चुअली वीनस को फ्रेंड मानता है, सैटर्न को नहीं मानता। वीनस के फिर ये फ्रेंड हो गए मरकरी, सैटर्न और राहु केवल वीनस का फ्रेंड है, मानकर चलना बस। तो वीनस राहु की युति बहुत अच्छी मानी जाती है बीएनएन में। बाकी किसी में भी ये कुछ ना कुछ कहानी क्रिएट करेगा, राहु ट्रबल्स क्रिएट करेगा, कुछ ना कुछ भ्रमित करेगा, मगर यदि वीनस के साथ है तो भ्रमित नहीं करेगा। इसी तरीके से सैटर्न जो है वो आपका मरकरी और वीनस का फ्रेंड है, क्योंकि सैटर्न वाले ग्रुप के अंदर आपको देख लीजिए मरकरी और वीनस आते हैं, तो ये फ्रेंडशिप हम याद रख सकते हैं। अब शत्रुता जो फ्रेंड नहीं है वो बाकी शत्रु हो गए, और यहाँ पर कुछ एक प्लेनेट मैंने लिखे ही नहीं है, तो वो ना फ्रेंड है ना शत्रु है, वो न्यूट्रल आप उन्हें मानकर चलोगे। और यहाँ न्यूट्रल को भी हम फ्रेंड की तरह ही मान के चलेंगे, मान के चलना। जैसे यहाँ पर देखिए, राहु आपका इस पूरे ग्रुप का शत्रु है, सन का भी शत्रु है, मून का भी शत्रु है, मार्स का भी शत्रु है, और जुपिटर का भी शत्रु है। राहु का केवल एक ही शत्रु है, वो आपका जुपिटर का केवल एक ही शत्रु है, राहु। तो राहु इन चारों का शत्रु है, ये ध्यान रखना आपका। राहु केवल एक फ्रेंड है, वो फ्रेंड है आपका वीनस का। और इसी तरीके से यदि मैं मरकरी और सैटर्न को देखूंगा तो इनके जो शत्रु हैं वो मार्स और केतु हैं। मरकरी और सैटर्न के, मार्स और केतु एक जैसे होते हैं, आपको मालूम है। तो मार्स और केतु मरकरी और सैटर्न के शत्रु हैं। इसी तरीके से आप देखोगे, ये मैंने केतु के एनिमीज लिखे हुए हैं, सैटर्न एंड मार्स, केतु मरकरी केतु के एनिमीज हैं, और राहु के एनिमीज हैं सन, मून एंड मार्स। बाकी सब आप इन्हें न्यूट्रल मानिए, और न्यूट्रल को यहाँ पे फ्रेंड भी मान सकते हो। आपको यह ध्यान रखना है कि 2 प्लेनेट आपके शत्रु नहीं होने चाहिए। यदि वो न्यूट्रल हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, भृगुनंदी नाड़ी के अंदर फ्रेंड है तो बहुत अच्छा है, मगर वो यदि शत्रु हैं तो दे विल क्रिएट प्रॉब्लम। कि राहु आपका जिसके साथ भी आकर बैठता है दिक्कत करता है, केवल शुक्र के अलावा। केतु यदि सैटर्न के साथ आ गया तो सैटर्न का शत्रु है, आपकी प्रोफेशन को ब्रेक कर देगा। ऐसे ही मरकरी के साथ केतु आ गया
तो ये मान के चलिए कि वो मरकरी का शत्रु है, तो मरकरी की आपकी एजुकेशन में ब्रेक लाकर दे देगा। इस तरीके से हम इनको इंटरप्रेट करते हैं। ग्रुपिंग ऑफ हाउसेस का यहाँ पर मैं थोड़ा सा बताऊंगा, इस टॉपिक को आज नहीं करूंगा मैं। नेक्स्ट क्लास में मैं पूरा एक ग्रामर का एक टॉपिक लूंगा। आपको मगर ये पता होना चाहिए कि जो डायरेक्शंस हैं राशियों की, वो डायरेक्शंस हमें मालूम होनी चाहिए कि आपकी 159 जो राशियां हैं, ये फायर तत्व की राशियां हैं, ये ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। 2, 6, 10 राशियां हैं, ये साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। 3, 7, 11 राशियां हैं, ये वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। 4, 8, 12 राशियां हैं, ये नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। अब यहाँ पर मैं डायरेक्शन में थोड़ा सा टाइम दूंगा। लास्ट टाइम मैंने इसी बैच में जब कराया था तो वो एंड तक, क्योंकि आप इधर उधर से जहाँ पर भी पढ़ के आते हो 90% लोग इसको क्या गलत बोलूँगा तो ठीक नहीं होगा, मतलब वो कैसे पढ़ाते हैं वो उन्हें ही पता। तो डायरेक्शन का यहाँ पे मीनिंग क्या होता है आप उसे ज़रा समझिए। और इसी ये लास्ट टॉपिक कराऊंगा, इसके बाद मैं एंड कर दूंगा आज की क्लास। वो इसलिए भी कर दूंगा क्योंकि कई सारे स्टूडेंट मतलब आज ज्वाइन भी नहीं कर पाए, उनका मेरे पास मैसेज आया। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मैं इसको, क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट है, अभी तक जो करा है वो तो नॉर्मल चीज़ें कराई हैं। देखिए क्या है, डायरेक्शन को समझो आप। 159 1 में जो नक्षत्र हैं वही 5 में नक्षत्र हैं, ध्यान रखना। 1 के अंदर नक्षत्र आते हैं, एरीज के अंदर आपका केतु का, वीनस का और सन का। 5 लियो साइन में भी केतु का, वीनस का, सन का। और 9 साइन में भी, सेजिटेरियस में भी केतु का, वीनस का, सन का। तीनों में सेम ही प्लेनेट के नक्षत्र आते हैं। ऐसे ही 2, 6, 10 2, 6, 10 लोगे आप, टॉरस ले लीजिए, वर्गो ले लीजिए, कैप्रिकॉन ले लीजिए, इनमें भी सेम ही प्लेनेट्स के नक्षत्र आते हैं। 2, 6, 10 के अंदर जाओगे तो सेम ही प्लेनेट के नक्षत्र आते हैं। और इन राशियों में यदि कुंडली में देखोगे तो 120 डिग्री का सेपरेशन है। 1 साइन और 5 साइन में 120 डिग्री का सेपरेशन है। 1 साइन का लॉन्गिट्यूड होता है 0 से 30 डिग्री और 5 साइन का होता है 120 से 150 डिग्री। तो 120 डिग्री का डिफरेंस है। फिर 5 और 9 में भी 120 डिग्री का डिफरेंस है। और 120 डिग्री के बाद वही नक्षत्र रिपीट हो जाते हैं और वही डायरेक्शन रिपीट हो जाती है। तो कोई भी यदि प्लेनेट आपका 1 साइन में है, 5 साइन में है, 9 साइन में है, तो हम कहेंगे वो सभी प्लेनेट ईस्ट डायरेक्शन में है। आपकी जो 4 मुख्य दिशाएं हैं, मेन डायरेक्शंस हैं, सब डायरेक्शंस भी 4 हैं, अप डाउन टोटल 10 डायरेक्शंस हम मान के चलते हैं, 10 दिशाएं हैं, मगर जो मेन यहाँ पर दिशाएं हैं वो आपकी 4 हैं। तो उसमें 159 के अंदर वो एक ही तरफ होंगे। अब इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझना, एक तरफ का क्या मतलब है कि आपने कहा ईस्ट दिशा में कि आप किसी के मकान पे जा रहे हो, अब वो आपको कह देता है कि वो हाउस नंबर इतना कितने का है, वो कहेगा आप ईस्ट दिशा में चले जाइए। तो अब ईस्ट दिशा में आप पहुंच गए। ईस्ट दिशा के अंदर कई सारे हाउसेज होंगे, आपको डायरेक्शन पता चल गई, तो वो सभी एक ही तरफ होंगे। अब यहां पर आपको एक चीज को ध्यान रखना है कि 2 ग्रह एक ही राशि में होना और एक ही दिशा में होना अलग अलग बात है। सभी इसको ध्यान से सुन लीजिए, जिन्होंने कोर्स पहले किया हुआ है वो भी इसको ध्यान से समझ लें, और जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं वो भी इसको ध्यान से समझें कि एक प्लेनेट आपका सपोज जुपिटर और मून 1 साइन में है, और जुपिटर और मून, एक जुपिटर 1 साइन में और मून 5 साइन में है, दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। जो 2 प्लेनेट एक ही राशि के अंदर होंगे वो इस तरीके से मानकर चलो कि वो दोनों एक ही घर के अंदर बैठे हुए हैं। और जो डिफरेंट राशियों में सेम डायरेक्शन में, इसका मतलब उनका घर सेम नहीं है। तो ज्यादा क्लोज कौन होंगे, दिमाग में ये चीज बिठा लीजिए। जो सेम राशि के प्लेनेट हैं उनको आपको अलग तरीके से देखना पड़ेगा, और सेम दिशाओं के प्लेनेट को अलग तरीके से देखना पड़ेगा। जो एक ही राशि के प्लेनेट हैं वो एक दूसरे से क्लोजली एसोसिएटेड होंगे, और जबकि डिफरेंट राशियों के प्लेनेट हैं, चाहे उनकी डायरेक्शन सेम है, तो वो पूरी तरीके से एसोसिएटेड नहीं होंगे। इस चीज को आप ध्यान रख लेना, क्योंकि बार बार क्वेश्चन बाद में आएगा कि जी ये वहां पर बैठा है, इसकी डिग्री उतनी है, उसकी डिग्री उतनी है। आपको डिग्री जब भी कंपेयर करनी है, अभी डिग्री पे मैं जा नहीं रहा हूं, तो यहां पर यह ध्यान रखना है कि 159 एक ही डायरेक्शन के अंदर 4 या 5 प्लेनेट बैठे हुए हैं, तो उन 4-5 प्लेनेट को इक्वल टर्म्स पे नहीं देखना है। आपको ये जरूर डिसाइड करना है कि सेम ही राशि के जो 2 प्लेनेट हैं, यदि सेम डायरेक्शन में, उनको आप अलग तरीके से ट्रीट करेंगे, और डिफरेंट राशियों में जो प्लेनेट बैठे हैं उनसे अलग तरीके से उसे ट्रीट करना है। तो यदि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर 4-5 प्लेनेट बैठे हो तो उसे एक ही लाइन में नहीं लगा देना है, उनको डिफरेंटली आपको हैंडल करना है। आप ऐसे मान के चलिए रियल ब्रदर और कजन ब्रदर,
कि आपके जो एक ही राशि में वो रियल ब्रदर हैं, और जो एक ही डायरेक्शन में सेम डिफरेंट राशियों में बैठे हुए हैं, एक 1 साइन में एक 5 साइन में बैठा हुआ है, तो कजन ब्रदर है, दोनों का बिहेवियर डिफरेंट होगा, दोनों को एक तरीके से हमें हैंडल नहीं करना है। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे एंड करूंगा। एंड क्या मतलब, आपके कोई डाउट्स होंगे तो मैं ले लूंगा। हाँ जी योगेश जी। सर बस दो तीन छोटे छोटे डाउट है सर मेरे। बोलो बोलो। सर गैम्बलिंग को हम यहाँ पे सैटर्न से देखेंगे, बीएनएन में राहु से नहीं देखेंगे? नहीं, बीएनएन में सटन से देखेंगे। और सर वीनस का आप शुरू में बोल रहे थे कि वीनस की जो लग्जरी है वो यहाँ पे हमें नहीं देखना चाहिए, लेकिन फिर बाद में फिर लग्जरी की बात आ गई वीनस की। हाँ, वो मैंने क्लैरिफाई किया है कि जो बीएनएन के अंदर जो लग्जरी है, हम सभी तरीके की जो फाइनेंसेस बेसिकली हम उससे देखते हैं, वीनस से। अब जब आप फाइनेंसेस और प्रॉपर्टी देख रहे हो तो उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो प्रॉपर्टी भी हो गई फिर? हाँ, प्रॉपर्टी भी वीनस से ही देखनी है। अच्छा सर। सर आपके और एक मकान लास्ट क्वेश्चन में, दुकान जो भी चीज़ें सब वीनस से देखना है। सर एक लास्ट है मेरा कि नाड़ी जो हम पत्तों पे जो लिखी होती थी वो नाड़ी और ये नाड़ी एक ही बात है? हाँ, उसी का हिस्सा जो है वो। नाड़ी, अच्छा ये उसी का हिस्सा पत्तों पे जो लिखी होती है, जो जाते हैं हाँ, लोग वही पढ़ते हैं है। वो? नाड़ी पत्तों पे ही लिखी थी। नाड़ी का कोई वो क्लासिकल बेस नहीं है। नाड़ी एक दूसरे से जनरेशन के थ्रू गई है, जैसे आपके वेद तो है। उसमें तो सर वो ना वो भी बता, उसमें तो वो भी बता देते हैं कि आपके फादर का नाम इस अक्षर से शुरू होगा, आपके हाँ, इतने भाई बहन, तो ये भी इसमें हम पढ़ेंगे? नहीं वो हम नहीं पढ़ेंगे। वो हम नहीं पढ़ेंगे ठीक है क्योंकि सर। वो प्रेडिक्शन सही नहीं जाती, तो वो कोई चीज़ नहीं करेंगे हम। ठीक है सर, ठीक। हाँ, क्योंकि वो जो बता पाते थे, मगर उसका जो लेवल ऑफ करेक्टनेस है वो उतनी ज़्यादा नहीं है। ठीक है सर, ठीक। हाँ, जो प्रवीण जी। सर नमस्कार सर। सूर्य से भी ईगो देखते हैं, मंगल से भी, दोनों का डिफरेंस हाँ, क्या है? दोनों में मतलब सूर्य में एक पावर की ईगो होती है, मंगल में बेकार की ईगो होती है। सूर्य की ईगो तो तो एक मतलब राजा वाली ईगो है, वो तो होनी चाहिए। जी। और मंगल जी की सर। ईगो एक फौजी वाली, सैनिक वाली ईगो है कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा ताकत है, मेरे से यदि पंगे लेगा तो मैं तेरा हाथ तोड़ दूंगा। और सूरज की ईगो इस तरीके की कि यदि मेरे सामने कैसे आगे खड़ा हो गया, अभी मैं तो राजा हूँ। तो दोनों ही ईगोइस्टिक प्लेनेट है। जी सर। ईगो में भी तो डिफरेंस और होता है जैसे ना, किसी अलग के अलग तीन तरीके की। एक तो पुलिस का जी। थानेदार की ईगो है, एक मंत्री जी की ईगो है। जी सर। तो मंत्री जी है थानेदार दोनों को अपने नेगेटिव ही। घर में लगा देंगे। जी सर। और जैसे किसी किसी के तीन तीन पुत्र हैं तो सर पहला तो अब छोटे वाला ज्यादा संत हो डिटेल में गया। मत पढ़ो, 3 पुत्र कोई नहीं होते आजकल किसी के यार। नहीं अब पहले तो वो बहुत है मैंने सर। बता दिया है, उसमें जाओगे ना तो फंसते रहोगे, कोई नहीं तो फायदा बीच नहीं वाले मतलब राहु से ले लें, किससे ले लें बीच वाले को है। सर? 3 में मैंने बता दो दिया आपको। बड़ा पुत्र है तो वो सैटर्न से लोगे, दूसरा है तो सन से लोगे, तीसरा है तो हम मून से लोगे, मतलब छोटा ही छोटा है तो मरकरी से ले लोगे उसे ही। ठीक है सर, समझ। 3 तो वही है थैंक ना, जब यदि यंगेस्ट इज जी। फ्रॉम मरकरी। और जनरली हम ठीक है आज के सर। टाइम पे बात करें तो बहुत पॉसिबिलिटी नहीं है कि 3 पुत्र ठीक किसी है के होंगे। अंशु जी मैम। सर। सर ये जो लास्ट टॉपिक करवाया ना सर आपने, डायरेक्शंस वाला, इसको सर नेक्स्ट टाइम क्लास में रिपीट कर देना सर। नहीं, ये कंफ्यूजन तो हो गई काफी पूरा कुछ। कराना है मुझे। केवल ये तो एक पूरा टॉपिक है अपना आप में, डायरेक्शन पे बेस्ड ही है सारा। पर उतनी ओके। एक्चुअली केवल इतना ही बताया है कि हमें राशियों की डायरेक्शन पता होनी चाहिए जी कि कौन ओके। सी राशि किस डायरेक्शन को इंडिकेट करती है। वो हम चार्ट लगा के करेंगे, मैं आपको होमवर्क भी दूंगा करने के लिए। ओके ठीक है जी सर, जी। फाइन, थैंक यू सर। प्रीति सिंह मैम। जी सर, ये जो डिग्री है वो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मेरा एकदम शुरुआती दौर है। कौन सी तो डिग्री? सर ये जो डिग्रियां होती है ना कि इतनी डिग्री अलग है, मतलब प्लैनेट, वो मेरे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे लिए तो ये एकदम नया चीज है। आपने कभी नहीं किया तो एस्ट्रोलॉजी? नहीं सर। अच्छा कोई नहीं, मैं आपको ना मेरा एक बेसिक वो है आपकी प्लेलिस्ट, उसके आप वीडियोस जी देखिएगा जरा। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, मैं थैंक यू आपको सर। अभी लिस्ट शेयर करूंगा, तो उसके कम से कम जी 10-15 वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। जी ठीक है, जी थैंक यू थैंक यू। जी। अग्रवाल साहब। अश्विनी अग्रवाल सर। जी जी जी। सर मेरा एक छोटा सा प्रश्न ये था
कि आपकी नाड़ी क्लास शुरू करने से पहले थोड़ा बहुत मैंने किताब से पढ़ने की कोशिश की। तो जैसे सैटर्न से आपने प्रोफेशन बताया, पर आजकल इतने तरह के प्रोफेशन होते हैं कि उनको समझना बड़ा मुश्किल होता है। तो क्या हमें ग्रहों के साथ उनके प्रोफेशन के भी, जैसे आपने एक कारक बताया ना ग्रहों के, कि सूर्य से पिता देखते हैं, आत्मा देखते हैं, तो ऐसे ही ग्रहों से प्रोफेशंस भी हमें बताएंगे सर आप? किस किस तरह से कौन कौन से देखेंगे, और स्पेशली आज के कंटेक्स्ट को लेते हुए समझाएंगे? ऐसा कुछ नहीं बताऊंगा, मैं आपको ये बता दूंगा इसका टेक्निकल प्रोफेशन होगा या मेडिकल में होगा, क्योंकि वो जो प्रोफेशन है वो तो लिस्ट बनाएंगे तो 5 लाख प्रोफेशन हो जाते हैं, वो नहीं बताया जा सकता है, ना एस्ट्रोलॉजी में ऐसा कोई सूत्र है। हम ये बता देंगे कि सैटर्न के साथ यदि मार्स आ रहा है तो पर्सन का टेक्निकल प्रोफेशन होगा, सैटर्न के साथ जुपिटर आ रहा है तो एजुकेशन से लिंक्ड प्रोफेशन होगा, सैटर्न के साथ मरकरी आ रहा है तो बंदा ट्रेडर हो सकता है, अकाउंटिंग से रिलेटेड काम हो सकता है। यदि आप ये समझ रहे हैं कि हम स्पेसिफिक प्रोफेशन बता देंगे, कोई दुनिया की एस्ट्रोलॉजी नहीं बता सकती। सर इसमें क्या D10 चार्ट और ये भी इसी तरह यूज होते हैं जैसे हम लोग पराशरी में करते हैं? इसमें हम कोई डिविजनल चार्ट यूज नहीं करेंगे। ओके, ये ओनली थैंक यू। बर्थ कुंडली के बेस पर है, और यहाँ पर जो कहते हैं ना देश काल पात्र के हिसाब से एस्ट्रोलॉजी जब बनी थी तब ये प्रोफेशन थे ही नहीं, तो हम कुछ इंटरप्रेट अपने लेवल पे कर सकते हैं, मगर वो उसकी एक्यूरेसी कितनी होगी नहीं कह सकते। जी जी, थैंक यू वेरी मच कह सर। सकते हैं कि भाई सैटर्न के साथ यदि मार्स आ रहा है तो टेक्निकल होगा, इतना जरूर है टेक्निकल होगा वो, पर क्या होगा टेक्निकल में तो 1000 तरीके के प्रोफेशन है, हाँ वो सर्जन भी हो सकता है और इंजीनियर भी हो सकता है। हाँ, तो वो नहीं बता सकते सर, वो कोई भी नहीं बता सकता किसी भी टेक्निक से। ओके, थैंक यू सर। जी राहुल जी। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर इसमें स्टार्टिंग में आपने बोला था कि हम डिग्रियां अभी नहीं लेंगे, वो डिग्रियां तब लेनी नहीं थी, अभी बिल्कुल भी नहीं है इसमें नाड़ी में? नहीं, और डायरेक्शन के टाइम पे हम बताएंगे डिग्री को क्या यूटिलाइज करना है, डायरेक्शन में यूज होगी, वैसे डिग्री का और कोई रोल नहीं होगा कि कौन सा टाइमिंग के लिए आगे है और कौन सा प्लेनेट पीछे है, इसमें ये देखा जाएगा। और सर इसमें दशाएं भी यूज करते हैं? नहीं, कोई दशा नहीं है इसमें। तो सर टाइमिंग के लिए फिर हम क्या यूज करेंगे सर आगे? ठीक है सर, ठीक है। ये प्रोग्रेशन अपना अपने इसकी एक दशा है, उसमें मेजर और माइनर प्रोग्रेशन डिस्कस करेंगे। जी ठीक है, थैंक यू। चलो एंड करते हैं फिर आज की क्लास। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर।